हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुजीत एकेडमी। अभी हम लोग जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोस्टैट। टोटल 8 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एकदम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, वन बाय वन। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है क्या। अगर पहले से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। 5 चार्जेस प्लस क्यू प्लस 5q माइनस 2q, मतलब चार्जेस एक्चुअली इस सरफेस के अंदर है और इस सरफेस के बाहर है -4q और 3q। क्वेश्चन में ऐसा है, आर सिचुएटेड एज सोन इन द फिगर। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू द कॉन्फ़िगरेशन थ्रू द सरफेस। ये जो आपको कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है, ये सरफेस दिख रहा है आपको, इससे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे ये एरिया है, ठीक है, रैंडम एरिया जो भी, इसी को मैं बना रहा हूं, और यहाँ पे चार्जेस हैं। चार्जेस क्या क्या देखिए, +5q +5q एंड q प्लस q, और इधर है -2q। ठीक है, और बाहर कितना दिया हुआ है -4q, और इधर दिया हुआ है राइट साइड दिया हुआ है +3q। ठीक है, +3q। तो अब फ्लक्स का फॉर्मूला आपको पता होगा। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लगता है। E इज इक्वल टू, यहां पे मैं लिख रहा हूं, E इज इक्वल टू फ्लक्स इज इक्वल टू होता है Q इनक्लोज्ड बोलो, या फिर इनसाइड, या फिर इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। बस इसी का फॉर्मूला लगाएंगे। ये बेसिकली क्या है, फ्लक्स थ्रू द सरफेस। फ्लक्स थ्रू द सरफेस मतलब ये देखिए पॉजिटिव, ये +5q है ना, ये फ्लक्स कैसे बनाएगा, देखिए बाहर की तरफ बनाएगा ना। ये जो सरफेस, ये +q, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे होगा ना इसका, बाहर की तरफ, ये ऐसे बाहर। सिमिलरली ये चार्जेस का बाहर की तरफ होगा। ठीक है, मतलब चारों तरफ होगा। ठीक है, और इसका अंदर की तरफ होगा। तो ये सब जो सारे फ्लक्स आ रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, ये सब सारे, ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये इमेजनरी लाइंस है। ठीक है, ये मैं ड्रॉ किया हूं, तो यही एक्चुअली क्या हो रहा है, फ्लक्स क्रिएट कर रहा है। वो φs इज इक्वल टू क्या होता है, Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब इस सरफेस के अंदर कितने नेट चार्ज हैं, Q इनसाइड नेट चार्ज कितने हैं, तो +5q और Q कितना हो गया टोटल, 6q -2q 4q आ गया है ना। तो 4q के कारण ही फ्लक्स आएगा। अब आप लोग सोच रहे हो कि ये इसके कारण क्यों नहीं आया। ठीक है, इसके -4q और 3q के कारण क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं, इसलिए नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पे हाँ, ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे ये सरफेस पे इनसाइड करेगा, वो बाहर फ्लक्स निकल जाएगा। बेसिकली इसका लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे होगा ना, इमेजनरी लाइंस ऑफ फोर्स इसका ऐसे होगा, -4q के कारण, सॉरी उल्टा आएगा, माइनस ऐसे आएगा, उल्टा आएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं जितना इंटर कर रहा है उतना लीव कर जा रहा है। अगर आप इंटरिंग को आप माइनस रखे हो ना, तो लीव को प्लस में रखना पड़ेगा। तो माइनस, यहाँ पे माइनस हो जा रहा है, यहाँ पे प्लस हो जा रहा है, तो टोटल आउट कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो इसीलिए इसका इफेक्ट 0 हो जा रहा है। उसी तरह बाहर वाले के चार्ज के कारण है ना, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस वो 0 होता है, क्योंकि एक बार इंटर करेगा, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक बार इंटर करेगा फिर बाहर निकल जाएगा। यहां से इंटर किया फिर यहां से निकल गया, तो यहाँ का इंटरिंग में नेगेटिव लेंगे। अगर इंटरिंग में आप नेगेटिव ले रहे हो, कंसिडर कर रहे हो, तो आउट गोइंग को आप पॉजिटिव कंसिडर करोगे। तो देखिए यहाँ पे इंटर कर रहा है सरफेस, तो यहाँ पे नेगेटिव फ्लक्स बनाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव, तो दोनों को कैंसिल आउट हो जाएगा। तो उसके कारण भी नहीं आएगा। ठीक है, जो भी आएगा देखिए, यहाँ से जो भी चार्ज आ रहा है ये बाहर निकल जा रहा है, टोटली बाहर निकल जा रहा है, और ये अलग फ्लक्स इधर बनाएगा। ठीक है, तो जो भी आएगा फ्लक्स इस चार्ज के कारण ही आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे Q इनक्लोज्ड कितना हो जाएगा, देखिए Q इनसाइड 5q +5q प्लस Q, और ये हो जाएगा -2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, टोटल कितना निकल गया, 4q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं। इस बाहर वाले चार्जेस का कारण क्यों नहीं होगा, समझ में आया, क्योंकि जितना इंटर कर रहा है उतना लीव कर जा रहा है लाइंस, समझ रहे हो। और ये सब अंदर वाले जो चार्जेस सारे के सारे लाइंस लीव कर रहे हैं, यहां से लीव कर रहे हैं। ठीक है, यहां से लीव कर रहे हैं, तो और ये -q के कारण सारे इंटर कर रहे हैं। ठीक है, इंटर कर रहे हैं,
तो इसके कारण ही आएगा फ्लक्स, तो 4q/ε0 होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ये अच्छा सवाल है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 2x i कैप। ठीक है, फंक्शन दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड का, x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है इसका। ठीक है, जैसे जैसे आप x बढ़ा रहे हो वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रहा है। ठीक है, देखिए वो समझ में आ जाएगा। एग्जिस्ट इन स्पेस, अ क्यूब ऑफ साइड 2 मीटर इज प्लेस्ड इन द स्पेस एज पर फिगर गिवन बिलो। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब इज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब इज का मतलब देखिए यहां पे पूछा जा रहा है, मैं ड्रॉ कर लेता हूं डायग्राम। ठीक है, डायग्राम मैं ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, ये क्यूब है और ये 2 मीटर दे रखा है ना, ये 2 मीटर दे रखा है इसका साइड। ठीक है, और 2 मीटर सारे लेंथ हो जाएंगे, क्यूब है बेसिकली, सारा साइड्स इक्वल होगा। ओके, और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 2 मीटर दे रखा है। ये भी जो है डिस्टेंस है पहले सरफेस से, ये 2 मीटर दे रखा है, यहां से यहां तक। ठीक है, ये भी 2 मीटर दिया हुआ है। और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स सारे कैसे हैं, अगर मैं इसको ड्रॉ करके बताऊं तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स सारे ऐसे हैं। ठीक है, ऐसे जा रहा है। ठीक है, ओनली एक्स डायरेक्शन में ही प्रेजेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्स डायरेक्शन में ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं, जैसे ये सरफेस है, सरफेस हमारा दे रखा है, उससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहा है। देख रहे हो, ऐसे पास कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आई कैप दिया हुआ है। ठीक है, जे कैप रहता तो वाई डायरेक्शन में भी एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे सिर्फ आई कैप दे रखा है। इसका मतलब समझना है सिर्फ और सिर्फ, ये मैं एक्स डायरेक्शन एज्यूम करके रखा हूं, ये जो डायरेक्शन है ये एक्स डायरेक्शन है, और ये वाई है, और ये जेड है। क्वेश्चन में एक्चुअली दिया हुआ भी है, हाँ, और ये ओरिजिन है। ठीक है, तो सारे जो लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगे वो एक्स डायरेक्शन में होगा। ठीक है, दिया हुआ है गिवन में। अब हमसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलवा रहा है, तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है, सबसे पहले फॉर्मूला ध्यान कीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स दैट इज डी फाई इज इक्वल टू क्या होता है, या फिर फ्लक्स ई डॉट डी एस होता है, और ये ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, बस यही फॉर्मूला इसमें यूज होगा। देखिए कैसे, यहाँ पे दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले ली, यहाँ पे फ्लक्स एक्चुअली क्या आ गया, फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, ये फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे इस वाले सरफेस में, ये जो सरफेस आपको नजर आ रहा होगा, पहले वाले सारे सरफेस को मैं देखता हूं 1 बाय 1, कितने फेसेस हैं क्यूब का, 6 फेसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना क्या है कि लाइंस ऑफ फोर्सेस है ना, कितना उस सरफेस से लिंक्ड कर रहा है। समझ रहे हो बात को, कितना उस सरफेस से लिंक किया जा रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हो, ये जो फेस दिख रहा है क्यूब का इधर वाला फेस, उधर वाला नहीं, इधर वाला। ठीक है, इधर वाले फेस से देख रहे हो सारे के सारे लिंक कर रहे हैं। ठीक है, इंटर कर रहे हैं। ठीक है, इंटरिंग को आप क्या कीजिए, इंटरिंग को छोड़िए, हम यहाँ पे साइन के साथ आंसर आ जाएगा, टोटल फ्लक्स साइन के साथ आ जाएगा। मैं बता रहा हूं कैसे आएगा। देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगता है, जो भी आप सरफेस कंसिडर कर रहे हो, यहाँ पे बेसिकली क्यूब है, तो क्यूब का जो भी आप एरिया वेक्टर लोगे ना, तो उस सरफेस का हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होता है, ये याद रखिए। ठीक है, हमेशा जो डीए वेक्टर लोगे वो हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब मैं ऊपर वाले सरफेस का बात करूं तो ये डीए वेक्टर ऐसे हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं, डीए वेक्टर इसका आउटवर्ड डायरेक्शन में, इनसाइड कभी नहीं लेना है, ऐसे नहीं लेना है, ऐसे नहीं लेना है, ऐसे गलत है। ठीक है, जो भी सरफेस अगर गिवन दिया हुआ है तो हमेशा जो डीए वेक्टर बनाएंगे हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में बनाएंगे। ठीक है, हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, यहां भी सरफेस का आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये डीए वेक्टर, ये डीए वेक्टर जो भी लीजिएगा। ठीक है, एरिया वेक्टर बेसिकली आप बोल सकते हैं, और यहां भी आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये जो ऐसे निकल के आएगा
ठीक है। ये भी जो आएगा बाहर के डायरेक्शन में वो डीए वेक्टर ऐसे होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो आपको यहां क्लियर हो गया कि ठीक है, डीए वेक्टर हमेशा एरिया वेक्टर जो लेंगे यहाँ पे एरिया, बेसिकली डीए या डीएस लिखिए, जो लिखिए, ठीक है। यहां पे समझ में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड तो एज इट इज है, बट यहाँ पे डीएस या डीए दोनों एक ही बात है। डीए वेक्टर को हम लोग सरफेस का आउटवर्ड डायरेक्शन में हम लोग को बनाना है, ठीक है। डीए वेक्टर का डायरेक्शन आपको पता चल गया कि सरफेस की आउटवर्ड होता है, आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, ठीक है, सरफेस से। तो यहाँ पे अब हमको समझना है कि जो लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लाइंस है कितने फेसेस से लिंक कर रहा है, कितने फेसेस से लिंक किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, वो चिंता मत कीजिए। यहाँ पे देखिए इस वाले एक्स पे, यहाँ पे इस वाले एक्स पे देखिए, ठीक है। यहाँ पे ये कांस्टेंट है एक्स, तो इस वाले फेस में इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह कांस्टेंट होगा। यहाँ पे 2 पुट कर दिए, x इक्वल टू 2 मैं पुट कर दूंगा तो 4i कैप। देखिए इस वाले फेस में ये जो फेस दिख रहा है आपको, ये वाला फेस जो दिख रहा है, ये वाले फेस में इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट होगा, E इज इक्वल टू 4i कैप, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। अब डीए वेक्टर इधर साइड है, तो E वेक्टर कैसे होगा, i कैप 4i कैप। देखिए मैं इस वाले सरफेस के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है, कितना लाइंस ऑफ फोर्स लिंक है एक्चुअली, ठीक है, कितना लाइंस ऑफ फोर्स लिंक है इसमें। तो यहाँ पे देखिए फ्लक्स, टोटल फ्लक्स इस सरफेस से कितना पास कर रहा है मैं वो देख लेता हूँ, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स कितना पास कर रहा है, देखिए यहाँ पे फ्लक्स, तो पहला साइड लेफ्ट साइड है, इससे देख लेता हूँ, ठीक है। पहले मैं बात कर रहा हूँ इस सरफेस के कारण, ठीक है, कि कितना एक्चुअली ये पास कर रहा है फ्लक्स। तो यहाँ पे देखिए फ्लक्स कितना पास कर रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस वाले फेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, कितना है 4i कैप डॉट। अब डीए वेक्टर कौन से डायरेक्शन में देख सकते हैं आप, इस डायरेक्शन में ना। और ये एरिया जो है, एरिया डीए वेक्टर देख सकते हैं इस डायरेक्शन में, मतलब डीए मैग्नीट्यूड इंटू आई कैप, ठीक है। अरे इसका मैग्नीट्यूड इंटू आई कैप, डायरेक्ट जैसे कि वेक्टर फॉर्म में आपको लिखना है एरिया, तो उसका मैग्नीट्यूड लिख देंगे, और कौन से डायरेक्शन में है, आई कैप डायरेक्शन में, सॉरी माइनस आई कैप होगा, इस डायरेक्शन में और डायरेक्शन दे रहा है ना, वो पॉजिटिव आई कैप होगा, ये नेगेटिव आई कैप, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव आएगा टर्म। तो यहाँ पे कितना आ गया देखिए, -4 को मैं बाहर ले रहा हूं, तो ये हो जाएगा i डॉट आई इंटू डी ए, ठीक है, इंटू डी ए। तो यहाँ पे -4 i डॉट आई तो 1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। तो ये जो एरिया है, ये एरिया कितना होगा, एरिया बस इंटीग्रेशन ऑफ डी ए मतलब क्या, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए मतलब एरिया, उस फेस का एरिया। तो इस फेस का एरिया कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, अरे 2 लेंथ है ना क्यूब का, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 4 लिख देता हूँ, तो कितना हो गया, -16 हो गया। ये फ्लक्स इतना आ गया, ठीक है, I1 -16 इस वाले फेस से, ठीक है। अब देखिए ये सब फेस से मैं बात कर लेता हूँ, ये फेस 1 से आ गया। अब दूसरे फेस देखता हूँ, ये वाला फेस देखता हूँ, ठीक है, ये वाला फेस, ऊपर वाला फेस। तो ऊपर वाला फेस देखिए, सारा का सारा लाइंस ऑफ फोर्स देखिए इस डायरेक्शन में है ना, सारा का सारा लाइंस ऑफ फोर्स इस डायरेक्शन में। और फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है E डॉट डी एस ना, फ्लक्स होता है देखिए E डॉट डी एस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, बट डीएस का डायरेक्शन, डीए का डायरेक्शन देख सकते हैं, डीए का डायरेक्शन मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर है, देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है, और डीएस या डीए जो भी बोलो, डीएस या डीए परपेंडिकुलर है, तो डॉट प्रोडक्ट उन लोग का 0 हो जाएगा, मतलब इस सरफेस से फ्लक्स नहीं आएगा, इस सरफेस से कोई फ्लक्स नहीं आएगा, ठीक है, इस सरफेस से 0 फ्लक्स। सिमिलरली नीचे वाले फेस से भी वही हो जाएगा, नीचे डीए वेक्टर है और ऐसे है लाइंस ऑफ फोर्स, तो उन दोनों के बीच का एंगल जो है 90 डिग्री है। तो यहां भी क्या हो जाएगा, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक है। तो वहां भी अगर डॉट प्रोडक्ट आप निकालोगे E डॉट डी ए, तो इंटीग्रेशन तो 0 हो जाएगा ना, एक एलिमेंट का आप निकाल रहे हो तो, ठीक है। सिमिलरली देखिए इधर वाले फेस का भी वही हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है और ये आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ इधर वाले फेस का भी 0 हो जाएगा, ऊपर वाले फेस, नीचे वाला फेस और उधर वाले फेस, जो भी आएगा फ्लक्स इसके कारण आएगा और इसके कारण आएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं, इसके कारण तो हमने निकाल लिया कि -16 आ रहा है, ठीक है, -16 आ रहा है फ्लक्स, और तो और हम मुझे निकालना है इस वाले फेस के कारण, ठीक है।
तो इस वाले फेस के कारण देखिए डीए वेक्टर भी उधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी उधर है। तो यहाँ पे ई डॉट डीए, यहाँ पे ई डॉट डीए देखिए कैसे लिख रहे हैं, फाइनल फ्लक्स, मतलब ये फेज 2 में मानता हूं, ये वन फेज और फेज 2 है, ठीक है। तो फेज 2 के कारण क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डीए वेक्टर, ये होगा फॉर्मूला। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले रीजन में देखिए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे एक्स एक्सिस कितना है, एक्स का वैल्यू कितना है 2, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, कोऑर्डिनेट इसका 4,0,0 है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, ये 2 है और ये लेंथ 2 है, यहाँ पे देख लीजिए ये 2 है, ये 2 है। तो यहाँ पे जो ये वाला फेस जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला फेस, ये ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो फेस दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस फेस के लिए कांस्टेंट होगा, क्यों, क्योंकि x उसमें कांस्टेंट है। तो x अगर कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा कांस्टेंट हो गया, तो कितना वैल्यू कितना आएगा, 2 2 4, दैट इज 8 आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ, और ये कोऑर्डिनेट कितना है 4 है, 4 आई कैप, मतलब 8 आई कैप इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया मुझे, ठीक है। 8 आई कैप इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लिख देता हूँ, 8 आई कैप डॉट डीए वेक्टर। अब डीए वेक्टर लिखना है तो डीए इसका मैग्नीट्यूड, डीए मैग्नीट्यूड, और कौन से डायरेक्शन में सर, आई कैप डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, 8 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ आई डॉट आई आपका 1 हो जाएगा, आई डॉट आई, ये डीए तो स्केलर क्वांटिटी है ना, तो डीए यहां रह जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर। अब ये डीए का इंटीग्रेशन क्या होगा, एरिया 8 इंटू, और एरिया इसका कितना है, ये पूरे सरफेस का एरिया इंटीग्रेट होके, ये पूरा सरफेस इंटीग्रेट, यहाँ पे एलिमेंट लिए थे ना, तो टोटल पूरा इंटीग्रेट होके कितना हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया, 32 आ जाएगा, 32, 5 2 32 आ जाएगा, ठीक है, 5 2 प्लस 32 हो जाएगा। तो टोटल फ्लक्स क्या होता है, टोटल फ्लक्स होता है 5 1 प्लस 5 2, 5 1 प्लस 5 2, ठीक है। हमने क्या किया, टोटल फ्लक्स यही ना होगा, मतलब कि फेज 2 से इतना आ गया 32 आ गया, और फेज 1 से इतना फ्लक्स आ गया, तो टोटल फ्लक्स जो करेंगे आप समेशन करेंगे 5 1 प्लस 5 2, तो 5 1 कितना आ गया, सरफेस 1 से -16 आया, और प्लस सरफेस 2 से 32 आया, तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया, 16 हो गया। एक तो ऐसे मतलब बिना माइनस किए हुए ले आए, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ कि सारा हम साइन के साथ रखें, वो खुद ब खुद आ गया, नेगेटिव आ गया, मतलब इंटरिंग जो कर रहा है वो नेगेटिव है, और आउटवर्ड जो जा रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव, तो टोटल फ्लक्स यहाँ पे 5 1 प्लस 5 2, यहाँ पे कितना आ गया, कितना आ गया 32, दैट इज 16 आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 16 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं। फेस 1 के लिए हम निकाल लें कितना इंटर कर रहा है, तो वहां से खुद ब खुद साइन आ गया, -16 हमको दे दिया, ठीक है, साइन के साथ आ गया। हम इसमें डायरेक्ट नहीं, हम खुद से नहीं लगाए साइन, ये फॉर्मूला से ही निकल के आ गया -16, यहां से भी +32 फॉर्मूला से ही निकल के आ गया। अब दोनों को बस ऐड करना है, तो टोटल फ्लक्स निकल जाएगा, ठीक है। तो 16 आंसर हो जाएगा। लीव कर रहा है, एक सेकेंड, ये 1 मिनट, 1 सेकेंड। देखिए यहाँ पे देखिए बेसिकली लीव कितना कर रहा है, लीव 32 कर रहा है, ठीक है, लीव यहाँ पे 32 कर रहा है, बट यहाँ पे इंटर कितना कर रहा है, -16। तो टोटल इनक्लोज पूछा गया ना कि कितना लाइंस ऑफ, बेसिकली कितना नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब, मतलब यहाँ जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है थ्रू द क्यूब, ठीक है। तो उससे पूछा गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली 32 प्लस ये दोनों ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, ठीक है, 16 आ जाएगा। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब इज इतना 16, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये देखिए, एट द सेंटर ऑफ ए हाफ रिंग ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू इतना द पोटेंशियल। ये आसान सवाल है। हाफ रिंग के कारण बोला है तो डायरेक्ट बना लेते हैं हाफ रिंग। जो भी चार्जेस है ना, जो भी चार्जेस हैं वो सरफेस पे है, मतलब सॉरी यहाँ पे है, यहाँ पे हाफ रिंग पे है, ठीक है। इधर चार्जेस नहीं है, ठीक है, इधर चार्जेस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर पे पोटेंशियल पूछा जा रहा है इस चार्ज के कारण, और इसका जो लीनियर डेंसिटी है वो लैम्डा दिया हुआ है। इस चार्ज का जो लीनियर डेंसिटी है वो लैम्डा दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं चार्ज का डेंसिटी कितना है, लैम्डा दिया हुआ है, और रेडियस इसका कितना दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो मुझे निकालना है पोटेंशियल, तो पोटेंशियल निकालना है तो सिंपली क्या कर लेंगे, यहाँ पे देखिए इस सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है। तो सेंटर पे पोटेंशियल कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखिए एक एलिमेंट ले सकते हैं आप, dq चार्ज के कारण इस जगह पे देख लीजिए, dq चार्ज के कारण इस जगह पे पोटेंशियल देख लीजिए, ठीक है, dq चार्ज के कारण इस जगह पे पोटेंशियल देख लीजिए आप। यहां पे हम मान लेते हैं ये dq है, ठीक है। तो dq के कारण इस जगह पे पोटेंशियल कितना होगा, ये आप r ले लीजिए, ठीक है, रेडियस r है। तो और ये कितना है, ठीक है, d थीटा है, d थीटा है। तो यहाँ पे इस dq के कारण यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, आप लिखिए, फॉर्मूला क्या होता है, dv इज इक्वल टू k dq अपॉन r, k dq अपॉन r, ठीक है, यही तो होता है पोटेंशियल dq के कारण इस जगह इस पॉइंट पे, और ये थीटा है, ठीक है, थीटा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे dv को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ k dq अपॉन r, तो यहाँ से देखिए क्या निकल के आ जाएगा, मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे v आ जाएगा इज इक्वल टू k अपॉन r इंटीग्रेशन ऑफ dq, इंटीग्रेशन ऑफ dq, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ dq क्या हो जाएगा, टोटल q कितना है उस रिंग पे, टोटल q कितना रिंग पे है, ठीक है। तो यहाँ पे kq अपॉन r आ गया, और q कितना है, q यहाँ से निकाल के मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये बेसिकली डायरेक्ट आप देखिए dv इज इक्वल टू क्या आ गया, k dq अपॉन r आ गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं k dq अपॉन r आ गया, इंटीग्रेशन की, या k कांस्टेंट है r कांस्टेंट, ये बाहर निकल गया। देखिए dq का इंटीग्रेशन क्या होता है, टोटल चार्ज। अब टोटल चार्ज हम निकाल लेते कितना है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, देखिए q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी तो दिया हुआ है, डेंसिटी तो दिया हुआ है, लीनियर डेंसिटी, और ये लेंथ निकाल लेते हैं, ठीक है, यही तो लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल चार्ज निकल जाएगा। लैम्डा दिया हुआ है, इस रिंग का लैम्डा दिया हुआ है, ठीक है, लैम्डा इंटू, और कितने सरफेस मतलब कितने सर्कमफेरेंस पे ये है, तो पाई r से मल्टीप्लाई हो जाएगा, पाई इंटू r से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं लैम्डा इंटू पाई इंटू r आ गया, ठीक है, ये आ गया, q आ गया, तो मैं q यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे q का वैल्यू k इंटू लैम्डा पाई r अपॉन r, यहाँ से r कैंसिल हो गया, इसको सॉल्व कर लीजिए, k का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू देख लीजिए, लैम्डा का वैल्यू 4 नैनो कूलम है, 4 इंटू
10⁻⁹, ठीक है, इंटू पाई अपॉन 1, आर से आर कैंसिल हो गया ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये से ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 36 पाई आ जाएगा, 36 पाई। तो यहाँ से 36 पाई, तो x का वैल्यू हो जाएगा 36, ठीक है, x पाई है ना, तो कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों तरफ और x इज इक्वल टू 36 हो जाएगा, ठीक है, x इज इक्वल टू 36 हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बात समझ में आ गया होगा, dq के कारण dv पोटेंशियल है, k dq अपन r लिख सकते हैं, ठीक है, ये चार्ज के कारण यहाँ पे पोटेंशियल, कोई भी अगर q चार्ज है, r डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होता है यहाँ पे kq अपन r, तो मैं वही कॉन्सेप्ट यूज किया हूँ, dq चार्ज है वहां पे, तो k dq अपन r आ गया, तो k dq अपन r को इंटीग्रेट किया तो q आ गया और q यहां से निकाल लिया लैम्डा इंटू चार्ज डेंसिटी, ठीक है, लैम्डा चार्ज डेंसिटी इंटू पाई आर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहां पे देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P along y एक्सिस इज 0 देन द रेशियो ऑफ Q2 upon Q3 इज, ठीक है, क्वेश्चन में क्या है देखिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P along y एक्सिस इज 0, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस के अलोंग 0 है, देखिए क्वेश्चन में क्या है, Q माइनस, ठीक है। चलिए यहां पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे P पॉइंट पे अलोंग y एक्सिस 0 है, ठीक है, इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में आएगा, इस पॉइंट इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, अलोंग दिस लाइन, एंड इस चार्ज के कारण नेगेटिव है ना, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इधर आएगा ना, ठीक है, तो जो नेट जो बन रहा है, इसका नेट रिजल्ट बन रहा है अलोंग y एक्सिस, जो इसका कंपोनेंट आप y में लोगे, इसका कंपोनेंट y में लोगे, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं, ये जो इसका कंपोनेंट लीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लीजिएगा, दोनों का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि जो भी इफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P अलोंग y एक्सिस, जो भी कंपोनेंट आएगा y एक्सिस में, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट होगा और x कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे x का कंपोनेंट तो ठीक है, बट y कंपोनेंट जो आएगा, इन दोनों का y कंपोनेंट वो 0 होना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे ये अल्फा एंगल ले लेता हूं, ये बीटा एंगल, ठीक है, और ये हो जाएगा क्या R2 और ये R3, ये लेंथ हमने R2 माना, ये लेंथ हमने R3 माना, ठीक है। यहाँ पे इस चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेते हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में अलोंग दिस लाइन, और ये देखिए ये जो चीज है ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, और ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा, ठीक है, ये भी बीटा होगा। तो Q2 के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा देखिए, E2 दैट इज K Q2 अपॉन ये डिस्टेंस कितना है R2 का स्क्वायर, ठीक है, ये E2 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे E3 का वैल्यू कितना हो जाएगा देखिए,
इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में इस चार्ज के कारण कितना हो जाएगा, इस डायरेक्शन में आएगा ना, तो Q3 अपॉन R3 का क्यूब, R3 का स्क्वायर होगा, सॉरी। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, E2 आ गया और ये आ गया E3 आ गया। अब कंपोनेंट ले लीजिए, E2 का कंपोनेंट उस डायरेक्शन में लीजिए और E3 का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लीजिए। तो यहां पे हम जो लेंगे, मतलब E2 cos अल्फा, E2 cos अल्फा शुड बी इक्वल टू E3 cos बीटा। ठीक है, E3 cos बीटा। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आया और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आया, तो इसका जो E2 का कंपोनेंट हम लोग y के अलोंग लिए, तो E2 cos अल्फा होगा, और ये जो E3 का कंपोनेंट हम y में लेंगे तो E3 cos बीटा होगा। दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल होगा तभी तो ये जीरो होगा। ठीक है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा E2 cos अल्फा और E3 cos बीटा, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल होगा तो ये इसके अलोंग, y के अलोंग मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए E2 का वैल्यू कितना आया था, Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर cos अल्फा इज इक्वल टू E3 का वैल्यू रख दीजिए Q3 अपॉन R3 का स्क्वायर cos बीटा। ठीक है, यहां से K दोनों तरफ कैंसिल आउट हो गया और हमें पूछा जा रहा है Q2 अपॉन Q3 पूछा जा रहा है, तो Q3 को मैं इधर ले आया हूं, इज इक्वल टू ये हो जाएगा R2 अपॉन R3 का होल स्क्वायर, और ये cos बीटा अपॉन cos अल्फा। ठीक है, cos बीटा अपॉन cos अल्फा, तो R2 अपॉन R3 कितना हो जाएगा, देखिए R2 अपॉन R3 ना, तो R2 का वैल्यू कैसे आ गया यहाँ पे, देखिए ये देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का रूट अंडर, दैट इज रूट अंडर 20। ठीक है, 16 प्लस 4 20, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2√5 R2 को, और ये R3 सिमिलरली कितना हो जाएगा, 4 स्क्वायर प्लस ये 3 है, 3 स्क्वायर, यहां पे आ जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर कीजिएगा 25 आएगा, 25 का रूट 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए cos बीटा क्या होता है, cos बीटा क्या हो जाएगा, ये b अपॉन h, cos बीटा का देखिए b अपॉन h हो जाएगा ना, इस राइट एंगल ट्राइंगल में cos बीटा इज इक्वल टू b अपॉन h, दैट इज 4/5। यहां पे लिख देता हूं 4/5 R2 का वैल्यू तो आ ही गया ना, R2 का वैल्यू कितना है, देखिए R2 का वैल्यू है 2√5 और R3 का वैल्यू कितना आया, 5 आया, इसका स्क्वायर होगा इनटू cos बीटा का वैल्यू देखिए कितना आया, cos जो बीटा है 4/5 आएगा, 4/5 आएगा, और cos अल्फा का वैल्यू देखिए कितना आएगा, 4/2√5 आएगा, 4/2√5 ठीक है, 4 देखिए यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बच क्या जाएगा, 2√5/5 का स्क्वायर इंटू ये 2√5 ऊपर आ जाएगा, 2√5/5। ठीक है, अब देखिए ये दोनों का क्यूब हो गया, यहां पे मैं लिख देता हूं Q2/Q3 इज इक्वल टू 2/√5/5 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यहां से सॉल्व कर लीजिए आप, ये √5 और ये 5, ये कितना हो जाएगा, देखिए 2 ये नीचे मैं √5 लिख दूं, पर्सनलाइज कर दिया हूं। ठीक है, यहाँ पे 8/5 √5 आ जाएगा। ठीक है, अब कंपेयर कर लीजिए, ये Q2/Q3 है, वो कितना आ गया, 8/8 तो यहाँ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, 8 वैसे ही ना फंक्शन आ गया 8/5 तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए क्या दिया हुआ है, ये आसान सवाल है। टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियाई a एंड b आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय a कनेक्टिंग वायर। क्वेश्चन क्या है देखिए, मैं बता रहा हूं।
देखिए क्वेश्चन में क्या है मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये टू चार्ज आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर, ये कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं, रेडियस है ए और बी, आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय कंडक्टिंग वायर, ठीक है। एक कंडक्टिंग वायर है, दोनों से कनेक्ट कर दिया गया। द रेशियो ऑफ द चार्जेस ऑफ टू स्फीयर रिस्पेक्टिवली, रेशियो हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। रेशियो ऑफ द चार्जेस ऑफ टू कंडक्टिंग स्फीयर, तो यहाँ पे देखिए जब कनेक्ट कर दीजिएगा तो दोनों स्फीयर का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। जैसे दो स्फीयर को आप कनेक्ट करते हो किसी वायर से, दोनों आपस में सटा दिया फिर कनेक्ट कर दिए, तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, ठीक है। दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो पहला का पोटेंशियल आप लिख लीजिए। ये जो इसका पोटेंशियल आप लिखिएगा तो v इज इक्वल टू कितना आएगा, तो यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद हमने लिखा है चार्ज Q1 और Q2। कनेक्ट करने के बाद, कनेक्ट करने से पहले नहीं। कनेक्ट करेंगे तो फिर चार्ज इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट होगा, समझ रहे हो बात को। तो कनेक्ट करने के बाद उस पर Q1 चार्ज आया और Q2 चार्ज आया, तो उसी का रेशियो पूछा जा रहा है, उसी का रेशियो पूछा जा रहा है Q1 अपॉन Q2, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल देखिए कितना हो जाएगा, पोटेंशियल इसका कितना हो जाएगा V1, V दोनों का पोटेंशियल तो सेम हो जाएगा, कनेक्ट करने के बाद दोनों स्फीयर का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू यहाँ पे K Q1 अपॉन A आ जाएगा। उसी तरह सिमिलरली यहाँ पे K Q2 अपॉन B हो जाएगा। अब दोनों को मैं इक्वेट कर दे रहा हूं, दोनों को इक्वेट करूंगा तो K Q1 अपॉन A इज इक्वल टू K Q2 अपॉन B, ठीक है। तो यहां से कैंसिल आउट हो गया, K से K कैंसिल हो गया, तो Q1 अपॉन Q2 क्या आ गया, A बाई B, ठीक है। A बाई B हमारा आंसर हो जाएगा। तो A बाई B देखिए इसमें यहाँ पे ये नहीं होगा, ये गलती है। A बाई B, A ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं, ये आसान सवाल था। आगे देखते हैं, एन इलेक्ट्रिक फील्ड E passes through the surface 4 मीटर स्क्वायर एरिया हैविंग यूनिट वेक्टर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमसे पूछा जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो होता है हमारा E वेक्टर डॉट S वेक्टर, S बेसिकली एरिया वेक्टर, ठीक है, एरिया वेक्टर। तो यहाँ पे E वेक्टर कितना दिया हुआ देखिए, E वेक्टर को आप पुट कर सकते हैं, एक मिनट मैं पहले ही लिख देता हूं E वेक्टर कितना दिया हुआ, ठीक है। E वेक्टर कितना दिया हुआ है, E वेक्टर हमारा दिया हुआ है 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप अपॉन रूट अंडर 6, ठीक है। उसी तरह ये E वेक्टर आ गया। अब S वेक्टर हमको चाहिए, तो S वेक्टर का इसका मैग्नीट्यूड एरिया का मैग्नीट्यूड देखिए दिया हुआ है 4 मीटर स्क्वायर, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन वेक्टर भी दिया हुआ है देखिए, हैविंग यूनिट वेक्टर दैट इज डायरेक्शन वेक्टर पासेस थ्रू द सरफेस ऑफ 4 मीटर स्क्वायर एरिया हैविंग यूनिट वेक्टर, मतलब ये डायरेक्शन वेक्टर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो डायरेक्शन, एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड तो दिया हुआ है 4 और डायरेक्शन भी दिया हुआ है, तो यहां पे लिख लीजिए, तो 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप अपॉन रूट अंडर 6। तो यहां से दोनों को बस डॉट कर लीजिए, आ जाएगा आंसर आपका। तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, E डॉट S। तो यहां पे सिंपली आप क्या कर सकते हैं, यहां पे दोनों को डॉट कर दीजिए, यहां पे E डॉट दैट इज 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप का रूट अंडर रूट 6 डॉट, फिर यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ 4 आगे आ जाएगा, 4 कांस्टेंट है ना, 4 आगे आ जाएगा, डॉट 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप का रूट अंडर 6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, डॉट प्रोडक्ट कीजिएगा, ये रूट 6 मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा, और आगे देखिए 2 2 जा 4 प्लस 6 प्लस 8, ठीक है। तो यहाँ से 2 बाई 3 और 4 6 दैट इज यहाँ पे 10 प्लस 8 18, यहाँ से निकल के आ जाएगा 6, तो 12 आ गया फ्लक्स, ठीक है, 12 आ गया फ्लक्स वोल्ट मीटर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द सरफेस इज इतना, ठीक है। तो यहाँ से वोल्ट मीटर, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया, तो E इंटू मीटर स्क्वायर हो गया,
फील्ड होगा। ठीक है, तो 12 आ गया। यूनिट देख लीजिए, यूनिट तो फ्लक्स इज इक्वल टू 12 आ गया, तो यहाँ पे सिंपली आप 12 पुट कर दीजिएगा। ठीक है, 12। सही है, सही है, ठीक है। इससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं। ठीक है, ये आसान सवाल है। जैसे एक स्फीयर है, ठीक है, थिन स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर, ठीक है, आर रेडियस है और ये जो है कंडक्टिंग है, मतलब सिग्मा इज द यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका जो है सिग्मा दिया हुआ है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया हुआ है। और अ थिन स्फेरिकल सेल है, ठीक है, स्फेरिकल सेल है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल सेल, मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना नियर टू द सरफेस पूछा जा रहा है। ठीक है, नियर टू द सरफेस, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है, एकदम पास में बताइए। ठीक है, पास में। तो हम देखिए हम क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस ले लेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा एक गॉसियन सरफेस ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगे, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगे स्फीयर का। ठीक है, चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैसा होता है, ऐसा ही होता है ना, बाहर की तरफ, आउटवर्ड डायरेक्शन में। सारा आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा ऐसे, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा नहीं। ये हम एक गॉसियन सरफेस बनाए। ठीक है, एक गॉसियन सरफेस है, एक क्यूब स्ट्रक्चर आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है इसके पास, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है। ठीक है, अंदर चार्ज नहीं है, आप बना सकते हैं गॉसियन सरफेस। ठीक है, गॉसियन सरफेस बनाएंगे, अंदर चार्ज ही नहीं पाएंगे, तो चार्ज नहीं पाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं है। तो यहाँ पे जो भी है इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है, तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं। ठीक है, तो इधर तो फ्लक्स बनेगा नहीं। ठीक, तो जो भी आएगा फ्लक्स, जो आएगा फ्लक्स, देखिए ये जो ये वाला सरफेस से पास होगा यहां से आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और इसका मान लेते हैं एरिया है, एरिया डीए मान लेते हैं। ठीक है, एरिया जो है वो डीए मान लेते हैं। ठीक है, एरिया जो है डीए यहाँ पे, तो जो भी फ्लक्स जो बना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा। ठीक है, यहाँ पे तो जस्ट सरफेस के जस्ट डीए एलिमेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे फ्लक्स लिखना चाहा। ठीक है, यहाँ पे फ्लक्स देखिए, इधर इस सरफेस के कारण फ्लक्स तो आएगा नहीं। यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे ये सरफेस मैंने ये एज्यूम किया। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी है इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है, इस डायरेक्शन में है नहीं। सरफेस तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड, सरफेस के अलोंग तो होता नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं होता है। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं आएगा, इधर साइड जो भी आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही आएगा, और यहाँ पे बोल रखा है कि इससे पास ही नहीं हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो है। ठीक है, यहाँ इसके बाद यहाँ जीरो है ना, सरफेस ऐसे ऐसे क्लोज हो जा रहा है ना, तो यहाँ पे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं। तो यहाँ पे हम एज्यूम मानते हैं ये डीए एरिया है, मतलब डीए एरिया से निकल रहा है ई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला क्या लगाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ना इधर से पास हो रहा है ना इधर से, जो भी हो रहा है, तो हम गॉसियन सरफेस का यूज करेंगे हम लोग। तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ई इंटू डी, डी फाई इज इक्वल टू क्या होता है, ई इंटू डी। ठीक है, ई इंटू डी। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या दिया हुआ है, हाँ, और ये डी फाई इज इक्वल टू क्या होता है, तो चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू डी ए का फॉर्मूला लगा दिए हम। फाई इज इक्वल टू होता है ना, फाई का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इनक्लोज्ड दैट इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो डी फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी फाई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
ठीक है, डी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो वही मैं लिखा हूँ डी फाई इजिकल टू, और एक जो डी फाई का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ई इंटू डी एस होता है, ई इंटू डी एस। तो दोनों को मैं इक्वेट कर दिया हूँ, यहाँ से ये दोनों को इक्वेट कर दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला निकल के आ गया, ई इंटू डी ए। यहाँ से ये समझ में आ रहा है ना, जो फ्लक्स जो होगा ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, बस यही एरिया से निकल रहा है, इधर तो निकल नहीं रहा है। इसका अगर लिखने जाऊं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है ये नहीं है, खाली डॉट डी है, तो ये तो जीरो हो जाएगा। बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी नहीं है, मान लीजिए ये एरिया, ये भी एरिया डी ए होगा, तो ना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो यहाँ इस सरफेस के कारण ये जीरो हो जाएगा, इस सरफेस के कारण जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, डी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट यहाँ, और डी क्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू डी ए, सिग्मा इंटू डी ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू डी ए, ठीक है। डी क्यू क्या होता है, डी क्यू क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू हम लिख दिए डी क्यू। डी क्यू जो चार्ज होता है, चार्ज क्या होता है, सिग्मा इंटू एरिया। तो डी क्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू डी ए, सिग्मा तो कांस्टेंट है, क्यू इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया। तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा इंटू डी ए। तो मैंने यहाँ सिग्मा इंटू डी ए, ठीक है, डी ए से डी ए कैंसिल कर दिया, तो ई इज इक्वल टू क्या आ गया, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया, ठीक है। चलिए समझ में आ गया, अच्छा क्वेश्चन था ये। यहाँ पे देखिए, ये सवाल मैं बता देता हूँ क्या है एक्चुअली, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर P एंड Q, सॉरी P एंड S होगा यहाँ पे, ठीक है, P एंड S है, रिपेल ईच अदर, इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव प्लस Q, रिपेल ईच अदर विथ अ फोर्स 16 न्यूटन, ठीक है। अब यहाँ पे हम डिस्टेंस अभी मान लेते हैं, ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, ठीक है। तो ये जो फोर्स जो बना रहा है, दो मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बन रहा है दो चार्ज के कारण, K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, यही तो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक का फॉर्मूला दो चार्ज के कारण। तो ये, और ये कितना दे रखा है मुझे, ये दिया हुआ है 16 इज इक्वल टू K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ये एक फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंट्रोड्यूस क्या कर रहा है, एक चार्ज थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर R is successively brought in contact with the two sphere। सबसे पहले यहाँ पे बोला क्या गया है कि एक थर्ड चार्ज आया, आइडेंटिकल है ना, हाँ थर्ड चार्ज आइडेंटिकल है, लेकिन उसमें कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, कोई चार्ज नहीं है, थर्ड चार्ज, इसका नाम है R, तो मैं R नाम ले देता हूँ, R है, ठीक है। और सबसे पहले इससे टच किया, ठीक है, ये इससे जब ये टच होगा, उसके बाद बोला गया क्वेश्चन में फिर इससे टच करवाया गया, ठीक है, कांटेक्ट में लाया गया, सबसे पहले इसको कांटेक्ट में लाया गया, ठीक है। तो ये क्या होगा, जैसे कांटेक्ट में लाया गया होगा और आइडेंटिकल है, जब दो स्फीयर आपस में आइडेंटिकल होंगे और टच करवाएंगे तो पोटेंशियल सेम होगा, तो पोटेंशियल सेम करके फिर आप जब चार्ज निकालोगे, Q1 Q2 डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो वो देखोगे हाफ आ जाएगा। जैसे दो स्फीयर अगर आइडेंटिकल है और एक के पास Q चार्ज है, Q1 चार्ज है, एक के पास Q2 है, तो दोनों अगर डिस्ट्रीब्यूट होगा चार्जेस Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पे जो चार्ज होगा, ये इसके पास Q था, इसके पास 0 था, इसके पास 0 था, ठीक है। तो दोनों आपस में क्या होगा, Q1 प्लस Q2 बाई 2, इसका मतलब हाफ हाफ बढ़ जाएगा, चार्ज इसके पास हाफ आ जाएगा, ठीक है, चार्ज इसके पास हाफ आ जाएगा। तो मैं साइड कर दे रहा हूं, अभी यहाँ पे आ गया, और चार्ज कितना कितना बट गया, ये ऊपर वाले को हाफ आ गया और इसको हाफ मिल गया, ठीक है। उसके बाद इसके साथ कांटेक्ट में आ गया, ठीक है। अब जाएगा ये जो Q/2 है, ये अब इसके साथ कांटेक्ट में जाएगा, ठीक है। अब ये कांटेक्ट में जब अब इसके साथ कांटेक्ट में जाएगा, तो यहाँ पे चार्जेस जो होगा वो क्या हो जाएगा, फिर से Q1 प्लस Q2/2 बढ़ जाएगा, क्योंकि आइडेंटिकल है दोनों, तो आइडेंटिकल है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप,
तो ये Q1 प्लस Q2/2 मतलब Q प्लस Q/2/2 है ना। दोनों चार्जेस में इतना, दोनों का जो सरफेस पे होगा इतना इतना चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब 3Q/4 दोनों में बढ़ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये रब हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 3Q/4 और यहाँ पे भी 3Q/4 आ गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, द न्यू फोर्सेस रिपल्सन बिटवीन P एंड S। तो हमने क्या किया, पहले तो रिपल्सन कितना था, 16 न्यूटन था जब Q चार्ज था। अब क्या हुआ, बाद में कांटेक्ट इसके साथ किया तो Q/2 इसमें आ गया, और इसके साथ कांटेक्ट में आया तो 3Q/4 आया। ये 3Q/4 कैसे आया पता चला, इसमें कितना था, Q था, इनिशियली Q था ना, P के S के पास Q था, और बाद में कितना उसके पास कितना था, R के पास 3Q/2 था, सॉरी Q/2 था। तो दोनों को आप डिवाइड कीजिएगा, एवरेज लीजिएगा, इक्वल इक्वल बढ़ जाएगा ना, Q और इस पे Q/2, तो दोनों को इक्वल इक्वल बटेगा तो कितना बटेगा, यहाँ पे चार्ज नेट जो आएगा वो आएगा 3Q/4 आएगा, ठीक है। तो 3Q/4 दोनों को मिल जाएगा, ठीक है। बस एवरेज ले लेना है, दोनों को चार्ज सम करना है और डिवाइड बाई 2 करना है, तो वहां से डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज मिल जाएगा, तो 3Q/4। अब ये हमारा पिक्चर में नहीं है, ठीक है, ये इसका खेल खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं साइड कर देता हूँ। अब ये पूछा जा रहा है, अब बताइए चार्जेस Q/2 है, 3Q/4 है, तो अब बताइए कि न्यू फोर्सेस क्या होगा, ठीक है। तो न्यू फोर्सेस का फॉर्मूला देखिए यहाँ पे, F डैश इज इक्वल टू क्या होगा, तो F डैश इज इक्वल टू K Q1 Q2 तो Q/2 ये हो जाएगा 3/8 आ जाएगा, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, और देखिए डिस्टेंस सेम है r², तो यहाँ पे F डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, K Q² अपॉन r² इंटू 3/8, ठीक है, इंटू 3/8। यहाँ पे F डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे देख सकते हैं KQ² अपॉन r का वैल्यू कितना आया था 16, तो इसके जगह में 16 पुट कर देना, 16 इंटू 3/8, तो यहाँ से 8 2 जा, यहाँ पे 6 न्यूटन फोर्स आ गया F डैश। बात समझ में है कि नहीं। यहाँ पे बस जैसे कांटेक्ट में आ रहा है तो दोनों चार्ज को डिवाइड कर दो, दोनों को चार्ज को पहले सम करो, Q1 प्लस Q2/2 डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इसमें भी Q1 प्लस Q2/2 इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो जब आया तो, ठीक है। तो अब न्यू फोर्सेस कितना आ गया, 6 न्यूटन, तो यहाँ पे देख सकते हैं 6 न्यूटन हमारा राइट आंसर है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अब सारा क्वेश्चन शायद कंप्लीट हो गया है, ऑलमोस्ट डिस्कस हो चुका है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, चलिए थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुजीत एकेडमी। अभी हम लोग जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। चलिए टोटल में 8 क्वेश्चन लिया हूं और 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, 3 इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज थिन शीट आर प्लेस एज सोन इन फिगर। एक फिगर दिया हुआ है, उसमें 3 इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज शीट दिया हुआ है, थिन शीट है, सारा जो है थिन शीट है, और 3 दिया हुआ है, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P, यहाँ पे हमारा मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है, ठीक है, इन तीनों शीट के कारण नेट मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दिया हुआ है x सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और हमसे पूछा जा रहा है x का वैल्यू। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा सवाल। यहाँ पे कॉन्सेप्ट, बेसिकली ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में थ्योरी में पढ़ाया गया होगा। मान लीजिए कोई भी सीट है, ठीक है, इनफाइनाइटली सीट है, ठीक है, मैं 3D में ये बना रहा हूं, और इस पे चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव लीजिए नेगेटिव लीजिए, डायरेक्शन मैटर करता है बस, ठीक है। ये इनफाइनाइटली लार्ज है, ठीक है, y में भी है, x में भी है, ठीक है, y में भी है और x में भी है। तो यहाँ पे देखिए इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एट ए डिस्टेंस, कहीं पे भी, मतलब ये डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करता है बेसिकली। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इस सीट के कारण, ठीक है, डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करता है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर सिग्मा इस सीट का चार्ज डेंसिटी है, तो
ये डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करेगा, कोई भी पॉइंट पे, यहाँ पे ले लीजिए आप, यहाँ पे भी वही आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं डिस्टेंस नाम का जिक्र ही नहीं है, ठीक है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप कितना भी दूर चले जाइए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होने वाला है, और जस्ट इस सीट के पीछे भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होने वाला है, ठीक है, हर पॉइंट पे। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया, कोई भी थिन चार्ज है, और थिन चार्ज कितना है, लॉन्ग चार्ज थिन सीट, ठीक है, मतलब इनफाइनाइटली ये स्प्रेड, ऐसा स्प्रेड किया गया है, तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हो गया, तो बस यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट लगेगा। तो ये देखिए, ये फिगर में ही बता देता हूं मैं, यहां पे इस चार्ज के कारण देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है ना, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, तो इसमें देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द सीट लगेगा, ठीक है, अवे फ्रॉम द सीट। कोई भी जैसे चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम दैट बॉडी जो प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां भी अवे फ्रॉम द बॉडी। और अगर नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स द बॉडी होता, ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं। तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट, अगर नेगेटिवली चार्ज ये होता, अगर ये जो पूरा सिस्टम अगर नेगेटिवली चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में होता, टूवर्ड्स द बॉडी। बट ये अभी फिलहाल पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये अवे फ्रॉम द बॉडी होगा, और कितना होगा वैल्यू, हर जगह सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ रही कि नहीं। जैसे ये एक प्लेन है, मान लीजिए ये बोर्ड एक प्लेन है, ठीक है, तो उसके आगे हर एक पॉइंट पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट वैल्यू होगा, ठीक है। ये प्लेन अगर मान लीजिए पॉजिटिवली चार्ज है, तो अवे फ्रॉम द बॉडी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट वैल्यू होगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये थ्योरी था बेसिकली, ठीक है, थ्योरी बेस्ड सवाल था ये। तो इसमें देखिए, इसमें देख के बताइए, इस चार्ज के कारण ये ऐसे है, कुछ सीट ऐसा है, इमेजिन ऐसे करना है, ठीक है, समझ रहे हो, अंदर की तरफ है, सारा सीट जो है अंदर की तरफ है ऐसा। तो इस सीट के कारण, और ये सिग्मा, इसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया हुआ है, तो मुझे ये बताइए अवे फ्रॉम द बॉडी होगा, कहीं भी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पी पॉइंट, एक रैंडम पॉइंट पी पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है। वैसे तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होगा, ठीक है, हर जगह, यहाँ पे भी। लेकिन इस पॉइंट पे पूछा है, तो ठीक है, इसके कारण, इस सीट के कारण इस पे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। इसका चार्ज डेंसिटी देखना, यहाँ पे क्या होता है, चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस सीट। चलिए, इसके कारण निकल गया, इस सीट के कारण। अब इस सीट के कारण सोचना है, ठीक है। अब इस सीट के कारण देखिए, ये क्या है, -2 सिग्मा, तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी नेगेटिव है, नेगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, टूवर्ड्स द बॉडी, ठीक है, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है ना, ये जो बॉडी है टूवर्ड्स, ये जो बॉडी है नेगेटिवली चार्ज है, तो ये बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा, टूवर्ड्स द बॉडी। इसका मतलब इस पॉइंट पे इसी डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, दैट इज 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, चार्ज डेंसिटी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यही तो होता है। तो एक तो ये हो गया फर्स्ट के कारण, और ये सेकंड सीट के कारण ये हो गया। अब थर्ड सीट के कारण हम लोग देख लेते हैं। सेकंड सीट के कारण, मैं इसको कलर चेंज कर देता हूं, ये हो गया सेकंड सीट के कारण, ठीक है। अब थर्ड सीट के कारण ही भी देख लेते हैं पी पॉइंट पे। ये बेसिकली पी पॉइंट ही है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा दूर बना दिया हूं इस सीट के लिए, ये पी पॉइंट ही है, ठीक है, ये पी पॉइंट ही है, ठीक है, सेम लाइन पे। अब देखिए इस सीट के कारण, अब देखना है, ये जो सीट है ना, ये सीट, इसका चार्ज डेंसिटी कितना है, माइनस सिग्मा है ना, तो माइनस सिग्मा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में होगा, टूवर्ड्स द बॉडी होगा, क्योंकि सिग्मा क्या है, नेगेटिव है, सिग्मा यहाँ पे नेगेटिव है, तो टूवर्ड्स द बॉडी होगा। तो यहाँ पे देखिए सिग्मा क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिवली चार्ज है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो टूवर्ड्स द बॉडी होगा। तो इस समय कितना होगा वैल्यू, पहले तो वैल्यू सोचना है कितना ये प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो सिग्मा इसका चार्ज डेंसिटी है, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, नेगेटिव साइन से कंफ्यूज नहीं होना है। नेगेटिव साइन क्या डिनोट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, वो डायरेक्शन बस बताता है, ठीक है। तो ये नेगेटिव साइन क्या है, नेगेटिव साइन क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को टुवर्ड्स द बॉडी लाता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे भी इस पॉइंट पे ये जो है खींच रहा होगा, इस पॉइंट को खींच रहा होगा, ठीक है, ये सीट। तो कितना से खींच रहा होगा, यहाँ पे कितना से खींच रहा होगा, सिमिलरली सिग्मा अपॉन
2 एप्सिलॉन नॉट से खींच रहा होगा। तो टोटल देखिए सारा का डायरेक्शन, थर्ड सीट के कारण ये हो गया, फर्स्ट सीट के कारण ये हो गया और सेकंड सीट के कारण ये हो गया। देखिए इधर ही है सारा डायरेक्शन, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम डायरेक्शन में ही है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जुट जाएगा ना, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जुट जाएगा। तो यहाँ पे मैं अगर लिखूं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एट पॉइंट P क्या हो जाएगा देखिए, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट फर्स्ट सीट के कारण, फिर सेकंड सीट के कारण कितना था 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए माइनस पे कंफ्यूज नहीं होना है, और उसके कारण कितना है सिग्मा अपॉन 2। सारा डायरेक्शन देखना है आपको कि डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में है। तो आपने क्या किया, इस डायरेक्शन को हम अभी पॉजिटिव मान लिया, ठीक है, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव, इस डायरेक्शन को नेगेटिव। तो देखिए सारा डायरेक्शन जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो सारे को मैं पॉजिटिव से लिख दिया हूं, और टोटल सम कीजिएगा तो ये आ जाएगा 4 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से देखिए 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो बोला है कि x सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो x की जगह क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। कंपेयर कर लीजिए, हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है पॉइंट P पे कितना आया 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे कितना दिया हुआ क्वेश्चन में x सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से देखिए एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया आपका वैल्यू 2 आ गया। देखिए एक बार और, मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा होगा आप लोग, कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं माइनस के चलते। बेसिकली यहाँ पे माइनस प्लस देखना है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन देखना है, ओके। देखिए यहाँ पे सिग्मा है तो पॉजिटिव सिग्मा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द बॉडी बनाएगा, तो मैं अवे फ्रॉम द बॉडी बनाया। अब -2 सिग्मा, ये -2 सिग्मा आगे है ना, तो वो अपनी तरफ खींचेगा। तो देखो यहाँ पे खींच रहा है, अपनी तरफ ये खींच रहा है, कितना से 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट से। उसी तरह यहाँ माइनस सिग्मा, ये भी अंदर उधर ही खींचेगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही खींचेगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए सारे का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता तो नेगेटिव लगाते, अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता तो नेगेटिव लगाते। तो सारा सेम डायरेक्शन में, कौन से डायरेक्शन में, सारा प्लस डायरेक्शन में। हमने क्या किया, इस डायरेक्शन को प्लस मान लिया, तो प्लस में सारा ऐड हो गया और वैल्यू हमारा इफेक्टिव 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये क्लियर हो गया होगा आपको। यहां पे देखिए ये जो क्वेश्चन है क्या दिया हुआ है, theoretical concept है, the vehicles carrying inflammable fluids usually have metallic chain touching the ground। देखे होंगे आप ट्रक में, जैसे पेट्रोल डीजल टैंकर जो होता है ना, वो कैरी करता है एक जगह से दूसरे जगह, ठीक है, पेट्रोल डीजल पहुंचाने का काम आता है वो टैंकर। तो वो एक्चुअली क्या करता है, देखिए उसमें होता क्या है मैं बता रहा हूं। जैसे आप बड़ा बड़ा टैंक देखे होंगे, टैंकर गाड़ी देखे होंगे, उसमें पेट्रोल ले जाता है वो लोग, डीजल ले जाता है, उसको बोलते हैं इनफ्लेमेबल फ्लूइड, ठीक है, इनफ्लेमेबल फ्लूइड। ठीक है, तो इसमें बेसिकली फ्लूइड भरा रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हैं पेट्रोल डीजल ये सब भरा हो रहा था, ठीक है, ये जा रहा है आगे। तो यहां पे देखिए क्या होता है कि ड्यू टू एयर, बेसिकली एयर इसके अपोजिट में लगेगा। अगर आप मूव कर रहे आगे इन दैट डायरेक्शन, तो एयर फ्रिक्शन ऑब्वियस आपको पीछे लगेगा, ठीक है, एयर फ्रिक्शन पीछे लगेगा। तो देखिए एक्चुअली एयर और बॉडी के बीच में एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन के कारण क्या होगा कि चार्ज डेवलप हो जाता है बॉडी में चार्ज डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो ये चार्जेस क्या करता है, ये चार्जेस जो डेवलप होते हैं, वो चार्जेस रिजल्ट में क्या होता है कि स्पार्किंग होने लगता है, ठीक है, स्पार्किंग। तो ये इस गाड़ी में स्पार्किंग होगा तो फिर ये टैंकर ब्लास्ट कर जाएगा। तो उस कारण से क्या होता है कि स्पार्किंग हो ना, ताकि एक चेन लटका दिया जाता है, ठीक है, एक चेन रहता है यहाँ पे, वो ग्राउंड से मतलब कि टच में रहता है ऑलवेज, ठीक है, ग्राउंड से ऑलवेज टच में रहता है, ताकि जो भी एयर फ्रिक्शन के कारण जो भी चार्जेस इसमें प्रोड्यूस हो, इंड्यूस हो चार्ज, वो सारे के सारे ग्राउंड में जा सके, ताकि स्पार्किंग से हम लोग बच सके, ठीक है। फिर उसके बाद ये ब्लास्ट होने का संभावना कम हो जाएगा, इसीलिए हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए द व्हीकल्स कैरिंग इनफ्लेमेबल फ्लूइड यूजुअली हैव मेटेलिक चेन टचिंग द ग्राउंड। क्यों होता है? टू कंडक्ट एक्सेस चार्ज
ड्यू टू एयर फ्रिक्शन टू कंडक्ट एक्सेस चार्ज ड्यू टू एयर फ्रिक्शन के कारण प्रोड्यूस होता है चार्जेस टू ग्राउंड, कंडक्ट कहां से कहां तक, यहां से कंडक्ट करता है ग्राउंड तक, ठीक है, एंड प्रिवेंट स्पार्किंग, स्पार्किंग से इसे बचाता है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया ना कि कोई भी गाड़ी अगर चल रहा है, ठीक है, और मोस्टली तुम्हारा इनफ्लेमेबल फ्लूइड जो कैरी करता है उसमें थोड़ा ये डेंजर होता है, ठीक है। तो एक्चुअली एयर फ्रिक्शन के कारण वहां पे चार्जेस डेवलप हो जाता है और उसमें चेन जो होता है वो ग्राउंड से कनेक्ट रहता है, तो सारा जो चार्ज एक्चुअली इंड्यूस्ड हुआ सारा चार्ज ग्राउंड में हो जाता है, ठीक, ग्राउंड में चला जाता है, तो उसके कारण स्पार्किंग होने का संभावना घट जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहां पे देखिए ये भी डाइपोल वाला आप लोगों को थ्योरी पढ़ाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तो उसी का सवाल है, ठीक है। उसमें डेरिवेशन करवाया गया होगा आपको, एक्सियल पॉइंट पे इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो उसी बेस्ड पे ये क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग कर लेंगे, आसान है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज E, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट R ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट लाइन विल बी, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ये आसानी से हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली है क्या, जैसे कि एक डाइपोल है तो आपको पता होगा इसका थ्योरी कि P पॉइंट पे और इक्वेटोरियल पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ठीक है। यहाँ पे P पॉइंट है और यहाँ पे Q पॉइंट है, ठीक है। तो अच्छा P और Q, ठीक है, R बोलो या R पे बेसिकली निकालना है मुझे, R पे बेसिकली निकालना है तो R ही मान लेते हैं। तो आपको पता होगा कि अगर ये डाइपोल है तो प्लस Q और माइनस Q, तो एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर, ये जो है सेंटर से डिस्टेंस है, ठीक है, सेंटर से डिस्टेंस है। एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर डाइपोल क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड, कितना वैल्यू होता है उसका, वैल्यू में लिख देता हूं, वैल्यू जो होता है EP इज इक्वल टू, ये वैल्यू याद होना पड़ेगा, ठीक है, 2kp RQ, R1 ले लीजिए या RP ले लीजिए, ठीक है, RPQ का होल Q, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला याद नहीं होता तो ये सवाल नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद होना पड़ेगा आपको कि एक डाइपोल R डिस्टेंस पे एट अ पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड इतना जनरेट करता है, ठीक है, इतना प्रोड्यूस करता है, दैट इज EP इज इक्वल टू 2kp अपॉन R, ये RP डिस्टेंस है सेंटर से, P डिस्टेंस RP का होल Q, ठीक है। और इक्वेटोरियल पॉइंट पे एक्चुअली क्या होता है और कौन से डायरेक्शन में होगा, ये इसी डायरेक्शन में, अलोंग दिस लाइन ज्वाइनिंग, ये देख रहे हो, अलोंग दिस लाइन, इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या चलता है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। आपको बताया हो गया हो जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे होंगे थ्योरी, तो उस समय बताया गया होगा कि डेरिवेशन में बताया जाता है, वहां पे प्रूफ भी निकलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो इस डायरेक्शन में आता है, ठीक है। तो ये बताइए मुझे, और इसका वैल्यू कितना होता है, यहां पे लिख देता हूं मैं, ER इज इक्वल टू, अगर ये RR डिस्टेंस है तो KP अपॉन RR का Q, ठीक है। यहाँ ट्वाइस बोल सकते हैं, बट डिस्टेंस मैटर करता है, आप कितना इसका डिस्टेंस ले रहे हो, आप कितना डिस्टेंस पे भी मैटर करता है। बट देख सकते हो अगर आप ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अगर सेम लिए हो तो बोल सकते हो कि ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है उसका ट्वाइस टाइम्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। अगर आप सेम डिस्टेंस लेते हो तो, और डिफरेंट डिस्टेंस लोगे तो अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे इतना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है इस डायरेक्शन में। अब अभी डायरेक्शन नहीं देखना है, अभी मैग्नीट्यूड के बारे में ही बात करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज E, ठीक है। यहाँ पे देखिए ड्यू टू डाइपोल, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E, ये जो है E इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया जा रहा है, उसको मैं 2kp अपॉन RQ का वैल्यू ये है, ठीक है। और डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है R, ये R यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको सिंपली रिप्लेस कर देता हूँ, E इज इक्वल टू 2kp अपॉन RQ, ये पहला इक्वेशन मुझे दे दिया गया, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन देखिए, अब बोला जा रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट R ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। ये इक्वेटोरियल लाइन है, ये परपेंडिकुलर आपस में, ठीक है, ये इक्वेटोरियल लाइन है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बताइए ER का वैल्यू कितना होगा। तो मैं जानता हूँ इसका फॉर्मूला, ER का वैल्यू कितना होता है, ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, ये देखिए ER का यहाँ डिस्टेंस देखिए कितना दिया हुआ है, 2R दिया हुआ है, ठीक है, 2R दिया हुआ है। तो यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला पुट कीजिए, KP अपॉन
आर का कितना है, 2r है ना, 2r का क्यूब, तो ये कितना हो गया, kp अपॉन 8 टाइम्स ऑफ r क्यूब दिया हुआ। और पहला इक्वेशन क्या है, पहला इक्वेशन हमारा ये आया, तो इन टर्म ऑफ ई लिख दो, इन टर्म ऑफ ई kp अपॉन r क्यूब अलग कर लो, 1/8 अलग कर लो और kp अपॉन r क्यूब अलग कर लो, ठीक है। तो यहां पे देखिए 1/8 kp अपॉन r क्यूब, ओके। अब देखिए kp अपॉन r क्यूब को कितना लिख सकते हैं, e/2 लिख सकते हैं वहां से, ठीक है। 1/8 इंटू, देखिए kp अपॉन r क्यूब को मैं e/2 लिख दूं, कोई दिक्कत, तो यहां से कितना आ गया, e/16 आ गया, e/16, मतलब कि er का जो वैल्यू आया, बस कैलकुलेशन में किया हूं, er का जो वैल्यू आया है ना वो e/16 आया है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। बस यहां पे इस डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया था, ये हमसे पूछ रहा था ये वाला वैल्यू कितना होगा, तो क्या किया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे लिख लिया, कितना होता है, EP इज इक्वल टू 2 kp अपॉन r क्यूब, और r दिया हुआ मुझे r के बराबर, स्मॉल r के बराबर दिया हुआ, rp स्मॉल r के बराबर दिया हुआ है, ये rr 2r के बराबर दिया हुआ है, तो बस पुट करना था वैल्यू, यहाँ पे rp के जगह r पुट कर दिया, तो 2 kp अपॉन r क्यूब, ये तो पहला इक्वेशन हो गया। और दूसरा इक्वेशन में क्या है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, हमको पता है 2 kp अपॉन rr का होल क्यूब, ये डिस्टेंस कितना है वो मैं पुट कर दिया 2r, तो यहां से kp अपॉन 8r क्यूब आ गया, 1/8 कॉमन आ जाएगा, kp अपॉन r क्यूब। अब देखिए kp अपॉन r क्यूब को मैं यहां से e/2 लिख सकता हूं, तो यहाँ पे e/16 आ गया। अब मुझे पूछा क्या है कि e/x, तो e/x के इक्वल कर दो, यहां से e से e कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा 16 आ जाएगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 16 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक बार और देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चार्ज q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द वन ऑफ द सरफेस ऑफ ए क्यूब, द फ्लक्स, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए क्यूब है, ठीक है, ठीक है, यहां पे एक चार्ज रखा गया है, चार्ज को मैं 3D वो भी बना देता हूं, एक छोटा सा चार्ज है जो यहां पे रखा गया है, ठीक है, इस सरफेस पे, इस सरफेस पे रखा गया है, इसको मैं, यहाँ पे एक चार्ज है, ये सेंटर पे रखा गया है, समझ में आ रहा है, थोड़ा सा मैं बड़ा बना दिया हूं समझाने के लिए, मैं बता रहा हूं क्या एक्चुअली बताना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे रखा गया है इस क्यूब को, अगर मैं 2D में इमेजिन करूं तो ऐसा कुछ दिखेगा, जैसे ये 3D इमेजिनेशन हो गया कि एक चार्ज है वो एक साइड में, एक साइड के बीचों बीच में ही लिखा हुआ है, वन ऑफ द सरफेस, एक सरफेस के बीचों बीच में सेंटर पे रखा गया, एट द सेंटर ऑफ वन ऑफ द सरफेस ऑफ ए क्यूब, द फ्लक्स लिंक्ड विद द क्यूब इज। अब पूछा जा रहा है इस चार्ज के कारण फ्लक्स पे मतलब सॉरी क्यूब पे फ्लक्स कितना लिंक कर रहा है, क्यूब पे फ्लक्स कितना लिंक कर रहा है, ठीक है। चलिए तो 3D में थोड़ा सा इमेजिनेशन करना दिक्कत आ रहा होगा, मैं 2D में बताता हूं, ठीक है, 2D में आसानी से आप इमेजिनेशन कर पाएंगे। 2D डायग्राम जैसे देखिए ये क्यूब है, ठीक है, 2D डायग्राम, और यहां पे एक्चुअली ये चार्ज है, ठीक है, हाफ हाफ में बट रहा होगा, जैसे मैं चार्जेस तो बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होता है, बट इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा मैं बड़ा बनाया हूं ताकि आपको समझ में आए। देखिएगा यहां पे देखिए चार्ज एक्चुअली एक फेस में बीचों बीच में रखा गया है, तो मुझे ये बताइए ये पूरा चार्ज अगर Q होगा, अगर ये पूरा चार्ज Q होगा तो इसको मैं लिख सकता हूं Q/2 और इसको मैं लिख सकता हूं Q/2, कोई दिक्कत? चार्ज बेसिकली सरफेस के बीच में रखा गया तो हाफ उधर चला जाएगा हाफ इधर, बात समझ में आई कि नहीं? तो मैं वही इमेजिनेशन करवा दिया हूं। ये चार्ज को आप, ये फिगर को आप 2D डायग्राम में देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, और ये जो है हमारा गॉसियन सरफेस है, ये जो है हमारा गॉसियन सरफेस है। गॉसियन सरफेस क्या है, जैसे देखिए कॉन्सेप्ट क्या है उसका, जैसे कोई भी सरफेस है और उसके अंदर मान लीजिए कुछ भी चार्ज है, Q मान लेते हैं, तो इससे फ्लक्स कितना लिंक करता है उसका फॉर्मूला आपको पता होगा। इस सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है इस चार्ज के कारण, आपको फॉर्मूला पता होगा कि फ्लक्स इज इक्वल टू होता है Q इनक्लोज्ड, मतलब इस सरफेस के अंदर कितने चार्जेस है, अंदर कितने चार्ज है, बाहर से कोई मतलब नहीं है, अंदर कितने चार्जेस है, तो Q/ε0, ये होता है हमारा आंसर।
तो मैं वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाऊंगा। तो ये देखिए सरफेस, ये तो रैंडम सरफेस था, इस बार इन्होंने क्या दे दिया, एक क्यूब दे दिया है, 2D डायग्राम में दिख रहा है। तो एक सरफेस है, इनक्लोज्ड है, तो सरफेस से हमको कोई लेना देना नहीं है, बस ये देखना है कि सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। सरफेस के अंदर तो देखिए ये Q/2 ही तो है, और ये Q/2 तो बाहर है ना, सरफेस से Q/2 तो बाहर है, तो आप देख सकते हैं ये Q/2 अंदर है। तो यहां से फ्लक्स का वैल्यू कितना आ गया, फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द बॉडी दैट इज Q/2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कितना आ गया, Q/2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा आंसर हो गया, फ्लक्स इज इक्वल टू। बात समझ में आई कि नहीं? जैसे 2D में इमेजिन करने से आसानी हुआ, 3D में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा होगा, ठीक है। फ्लक्स बेसिकली देख रहे हो, सिर्फ और सिर्फ ये चार्ज बनाएगा फ्लक्स, और ये भी बनाएगा, बट एक्चुअली क्या होगा, ये चार्ज मान लीजिए ऐसे बनाया, ये देखिए जितना इंटर कर रहा है उतना लीव कर जा रहा है, तो ये आपस में एक्चुअली इसका रिजल्टेंट निकालने जाओगे बाहर चार्जेस के कारण, बाहर चार्जेस मान लीजिए कुछ है, तो बाहर चार्जेस के कारण क्या होता है कि आप निकालने जाओगे तो देखिएगा ये जितना इंटर कर रहा है उतना लीव कर जा रहा है। तो आप अगर रिजल्टेंट पूरा निकालोगे ना, अगर पूरा रिजल्टेंट निकालोगे तो ये टोटल आप जब इंटीग्रेट करोगे तो इसके कारण ये 0 आ जाता है। अभी से समझ लो कि अगर गॉसियन सरफेस के बाहर कोई चार्जेज अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो ये 2Q के कारण, यहाँ 2Q लेना नहीं है, ये 2Q के कारण इसमें फ्लक्स जो लिंक करेगा, नेट फ्लक्स लिंक, वो 0 होगा, सिर्फ और सिर्फ अंदर के कारण आएगा। तो अब बाहर के बारे में सोचना नहीं है, बाहर के बारे में सोचना नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ अंदर के कारण, ये बाहर के बारे में सोचना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अंदर के कारण। तो Q/2 हो जाएगा टोटल इनक्लोज्ड। ये क्या होता है डेफिनेशन, इनक्लोज्ड कितना इनक्लोज किया है बॉडी, उस सरफेस ने कितना चार्ज अंदर पे रखा है, Q/2 रखा है, और अपन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से Q/2 एप्सिलॉन नॉट हमारा आंसर आ गया। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। An infinitely long positively charged straight thread has a linear charge density lambda and an electron revolves along a circular path having axis along the length of the wire. The graph that correctly represents the variation of the kinetic energy of electron as a function of radius of circular path from the wire. क्वेश्चन में क्या है कि एक जो है ना, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ठीक है, और उसका चार्ज डेंसिटी कितना है, लैम्डा दिया हुआ है, ठीक है। उसका चार्ज डेंसिटी जो दिया हुआ है वो लैम्डा दिया हुआ है। ये इन्फिनिटी पूरा जा रहा है, ठीक है, और इसका चार्ज डेंसिटी कितना दिया हुआ है, इसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया हुआ है। चलिए ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब एक इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, वो इसके चारों ओर घूम रहा है, और ये प्लस चार्ज है। क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि ये इलेक्ट्रॉन है वो है जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, वो जो है रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन चार्ज जो रिवॉल्व कर रहा है, अब क्यों रिवॉल्व कर रहा है वो मैं जानूंगा, अभी समझूंगा। देखिए यहाँ पे एक लैम्डा चार्ज डेंसिटी है, एक वायर है, उसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया हुआ प्लस लैम्डा, और इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, इसके चारों ओर चक्कर काट रहा है। तो मुझे यहाँ पे पूछ रहा है कि द वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। ये जो सर्कुलर पाथ का रेडियस ये जो बना है, सर्कुलर पाथ का रेडियस ये होगा, ठीक है, ये जो रेडियस बना है, और रेडियस और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में हमारा ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस रेडियस, ठीक है, ये आर, बेसिकली ये आर, मैं आर इसको मान रहा हूँ, ये डिस्टेंस। तो इसका वेरिएशन हमसे पूछा जा रहा है, तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन ये घूम क्यों रहा है सर्कुलर पाथ में, देखिए ये जो है पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है,
इसका मतलब ये आपस में अट्रैक्ट कर रहे होंगे, और क्वेश्चन में दिया हुआ कि ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियस है इन दोनों के बीच में पॉजिटिव चार्ज, दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, तो यहाँ पे जरूर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा, अंदर ये अट्रैक्ट कर रहा होगा। ये जो लाइंस दिख रहा होगा आपको, ये जो लाइंस है, ये जो वायर का लाइंस है, यही तो एक्चुअली अट्रैक्ट कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन को, अपनी तरफ खींच के रखा होगा और चारों तरफ घुमा रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हर समय ये कितना v वेलोसिटी से, मान लीजिए इसका v स्पीड है मान लीजिए, ठीक है, और सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है। तो यहां पे देखिए तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, इसका मतलब इधर जो है इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा इन ये चार्ज, ये वायर के कारण। तो वायर के कारण देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देखना पड़ेगा ना, वायर के कारण इस पे कितना फोर्स लगा रहा होगा ये देखना है आपको। ये वायर जो है इस इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगा रहा है, तो सबसे पहले आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये जो चार्ज है, ये जो लाइंस ऑफ चार्ज है, वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मिल गया उस पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रॉन से जस्ट चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स निकल जाएगा, फोर्स ड्यू टू वायर ऑन इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, फोर्स ड्यू टू वायर ऑन दिस इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे देखिए यहां पे फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए। एक काम कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर, ठीक है, वो चार्ज, इस चार्ज के कारण, इस लाइंस ऑफ चार्ज के कारण कितना होगा आपको पता है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो 2k लैम्डा अपॉन आर आता है, इसका फॉर्मूला आपको याद होगा। अगर कोई भी लाइन वायर है और इनफाइनाइटली लॉन्ग है और चार्ज डेंसिटी उसका लैम्डा है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट ए डिस्टेंस आर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ये आर, तो ये कितना आता है 2k लैम्डा अपॉन आर आता है। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस पॉइंट पे, ठीक है, हर जगह बेसिकली आर डिस्टेंस पे हर जगह पे ये 2k अपॉन लैम्डा बाय 2k लैम्डा अपॉन आर, 2k लैम्डा अपॉन आर, तो यहाँ भी तो 2k लैम्डा अपॉन आर ही तो बना रहा होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया, तो इस पे फोर्स निकालना है, ठीक है, फोर्स। तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन दैट इज चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई है और 2k लैम्डा बाय आर, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, बट कौन से डायरेक्शन में, ऑब्वियस है कि ये प्लस चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब ऑब्वियस इसको खींच रहा होगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। तो इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है, Fe इज इक्वल टू ई 2k लैम्डा अपॉन आर, ठीक है। चलिए यहां तक ये समझ में आ गया। अब देखिए ये जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो मैं ये लिख सकता हूं कि जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर mv²/r, ठीक है, क्योंकि कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो F सबसे पहले देखा जाता है बॉडी पे, सबसे पहले देखो कि बॉडी अच्छा कैसे भी मूव कर रहा है, डोंट नो, ठीक है। यहाँ पे दे दिया कि सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो सबसे पहले मूव कर रहा है, इसका पहले रीजन देखो कि फोर्स है कि नहीं उस पर। तो हाँ, एक फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और वो अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, इसका मतलब ये जो फोर्स होगा Fe इज इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन होगा, टोटल फोर्स ऑन बॉडी, टोटल फोर्स क्या आ गया, एक ही Fe, ठीक है, टोटल नेट फोर्स लिख दिए। न्यूटन सेकंड लॉज क्या होता है, टोटल नेट फोर्स ऑन बॉडी, टोटल नेट फोर्स ऑन बॉडी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन मुझे पता है, एक्सेलरेशन कितना होगा, ये अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन हमेशा v²/r होता है, आपको याद होगा। ए नॉर्मल अगर कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, इसका मतलब Fe इज इक्वल टू m इंटू an होगा, और an के किसके बराबर होता है, v²/r, ठीक है। अगर ये यहाँ पे दिया हुआ नहीं है कि सर्कुलर मोशन कर रहा है तो वो दिया हुआ है, बट यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ है कि जो स्पीड है वो वैरी कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आपको यहाँ मान के चलना पड़ेगा जो v है ना वो कांस्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन आपको मान के चलना पड़ेगा ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए Fe इज इक्वल टू mv²/r, और Fe कितना निकला मेरा, Fe इज इक्वल टू निकला e 2k लैम्डा अपॉन r, ठीक है। तो दोनों को मैं बराबर कर देता हूँ, Fe कितना निकला 2k लैम्डा e अपॉन r,
इज इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन r। अगर कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो उसका नेट एक्सेलरेशन जो होता है, नेट एक्सेलरेशन जो f इज इक्वल टू ma लिखते हो ना, तो f में टोटल फोर्स दिखा दिया बॉडी पे, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉडी। तो एक्सेलरेशन कैसे निकाले, क्योंकि वो बॉडी जो है सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो v स्क्वायर अपॉन r होगा उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये यहां से देखिए r से r कैंसिल हो गया, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया, और यहां से कितना आ गया k लैम्डा, मैं 2 को उधर ले जा रहा हूं, ठीक है, k लैम्डा e इज इक्वल टू देखिए हाफ mv स्क्वायर हो गया। तो ये हाफ mv स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन का वही तो होता है, अगर काइनेटिक एनर्जी निकालना है किसी भी बॉडी का तो हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वी स्क्वायर, यही तो काइनेटिक एनर्जी है। तो हाफ mv स्क्वायर यहाँ पे k के बराबर कर देता हूँ, k डैश लिख देता हूँ यहाँ k नॉट, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को अभी फिलहाल k नॉट से रिप्रेजेंट, यहाँ पे एक k है इसीलिए कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए k नॉट में मान लिया हूँ काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू। तो देखिए k नॉट इसके बराबर आ गया, ठीक है, k नॉट, तो k नॉट इज इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पे देखिए k नॉट इज इक्वल टू आ गया k लैम्डा ई। तो यहाँ पे बताइए r पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के ही मान लेते हैं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो r पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, r यहाँ पे बेसिकली कैंसिल आउट हो गया, देखिए r से r कैंसिल आउट हो गया, और उसी से पूछा है कि k वर्सेस r का बताना है, तो r पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, आप r को कितना भी बढ़ा लो हमेशा वो कांस्टेंट होने वाला है, k जो है हमेशा कांस्टेंट होने वाला है। r इसमें फॉर्मूले में ही नहीं आया, अगर फॉर्मूले में ही नहीं आया तो फिर आप r को कैसे भी बढ़ा रहे हो घटा रहे हो वो मैटर नहीं करेगा, काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं r को मैं कितना भी बढ़ा रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी देखिए कांस्टेंट है, हमेशा कांस्टेंट है। यहाँ पे भी देखिए इस r पे भी कांस्टेंट है, इस r पे भी कांस्टेंट है, इस पॉइंट पे भी कांस्टेंट है। आप कितना भी r का वैल्यू बढ़ा लो, कितना भी बड़ा बना लो, ठीक है, ये जो r का कितना भी वैल्यू बढ़ा लो, आप देखिए काइनेटिक एनर्जी एक ही वैल्यू है, कांस्टेंट है। आप इस पॉइंट पे भी देखिएगा, यहाँ पे देखिए काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो गया, सी ऑप्शन। बात समझ में आई कि नहीं? तो यहां तक ये क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी आसान है, और अच्छा मैं ये देख लेता हूं, पहले ये देख लीजिए, ठीक है, ये वाला सवाल। यहां पे देखिए क्या है क्वेश्चन, में बता रहा हूं, C1 and C2 are the two hollow concentric cubes enclosing charges 2q and 3q respectively, ठीक है। तो एक 2D में बना दे रहा हूं, इसका 2D डायग्राम में बना दे रहा हूं। 2D डायग्राम अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आसानी से ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर है ना, ये जो C1 है, इसका नाम एक्चुअली C1 है, ये जो कंसेंट्रिक है ये C1 है, और ये जो कंसेंट्रिक है ये C2 है। तो इसका जो नाम है, ये कि अच्छा C1 है, C2 है, और इसके अंदर C1 के अंदर जो चार्ज है वो दिया हुआ है 2q, और C2 के अंदर C3 दिया हुआ है, ठीक है। C2 के अंदर C3 मतलब 3q दिया हुआ है, 3q दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा कुछ कॉन्फ़िगरेशन है, वहां जो आपको 3D में दिख रहा है थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट ये जो चीज आपको साफ दिख रहा है, अब वही गॉसियन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। यहाँ पे देखिए, ये जो है C1 एक गॉसियन सरफेस बना रहा है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा 2D में, ये एक रेक्टेंगुलर दिख रहा होगा, ठीक है, बट है स्क्वायर दिख रहा होगा आपको, बट है ये क्यूब है, ठीक है, क्यूब है। तो ये सरफेस हो गया, तो इस सरफेस से कितना लिंक कर रहा होगा, तो मुझे मालूम है गॉसियन सरफेस, उसमें एक कॉन्सेप्ट क्या है कि एक सरफेस है मान लीजिए, और उसके अंदर जो चार्जेस है तो उससे कितना फ्लक्स लिंक करता है वो मुझे मालूम है कि टोटल फ्लक्स ड्यू टू C1 इज इक्वल टू कितना जो चार्ज है इस सरफेस, ये सरफेस मैंने C1 माना, ठीक है, सरफेस C1 के कारण ही निकाल रहे अभी। तो इस सरफेस के अंदर देख लो कितना चार्जेस है, तो सिर्फ और सिर्फ तो 2q है, तो यहाँ पे लिखो 2q टोटल इनक्लोज्ड, यहाँ पे होता है फॉर्मूला दैट इज q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस सरफेस के कारण कितना इनक्लोज्ड है, दैट इज 2q, तो यहाँ पे 2q आ जाएगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ठीक है। तो ये निकल गया, पहला इक्वेशन ये निकल गया। अब दूसरा इक्वेशन देख लेते हैं,
दूसरा फाई C2 निकालना है इस बार, ठीक है, फाई C2 निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q इनक्लोज्ड थ्रू दिस सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये देखिए C2 के अंदर देखिए कितने चार्जेस है, ये देखना है बस। C2 के अंदर ये सरफेस जो दिख रहा है ना, C2 के अंदर कितने चार्जेस है, तो यहाँ पे काउंट कीजिए, ये 3Q तो है, ये 2Q भी तो अंदर ही है ना, इस सरफेस के अंदर ही तो वो चार्जेस है। तो कितना हो जाएगा टोटल, 2Q प्लस 3Q दैट इज 5Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए रेशियो पूछा जा रहा है C1 अपॉन C2, ठीक है, तो फाई C1 और फाई C2 का रेशियो पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूं, 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 5Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर देखिए कितना आ गया, 2/5। तो हम लिख सकते हैं 2:5, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, फ्लक्स एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। फ्लक्स होता है Q इनक्लोज्ड, दिस मतलब जो सरफेस है वो कितना इनक्लोज कर रहा है, ठीक है, चार्जेस को कितना इनक्लोज किया हुआ है। तो देखें कि 2Q इनक्लोज किया हुआ है, तो 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया, और C2 में भी वही हो गया, कितना चार्ज ये इनक्लोज किया हुआ है, मतलब उस सरफेस के अंदर कितने चार्जेस मौजूद है। तो 2Q प्लस 3Q, तो टोटल कितना हो गया 5Q। बस रेशियो ले लिया, उसके बाद आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये मैं देखता हूं लास्ट में, पहले ये मैं करवा देता हूं, ठीक है, ट्राई कीजिए इसको। चलिए देखते हैं सवाल को, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सपोज अ यूनिफॉर्मली चार्ज वॉल प्रोवाइड्स अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, 2 × 10⁴ इसका वैल्यू दिया हुआ है। एक वॉल है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा है, उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है 2 × यूनिफॉर्म है, ठीक है, हर जगह सेम है इलेक्ट्रिक फील्ड उस वॉल के कारण नॉर्मली, और नॉर्मली वो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन उसका जो है नॉर्मल टू दी वॉल, ठीक है, नॉर्मल डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन फ्रॉम दी वॉल, ये बोल रहा है। A charged particle of mass 2 gram being suspended through a silk thread of length 20 centimeter and remain stay at a distance of 10 centimeter from the wall। देखिए क्वेश्चन क्या है मैं बता रहा हूं आपको। जैसे एक वॉल है, ठीक है, ठीक है, इसका जो लेंथ जो दे रखा है, इसका जो लेंथ जो दे रखा है वो 20 सेंटीमीटर है, और ये जो लेंथ है यहां से यहां तक कितना दे रखा है, दैट इज 10 cm, बोला ना, अवे फ्रॉम द वॉल 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वॉल है, वो सस्पेंडेड किया गया। मैं बता रहा हूं इसका क्या है, ठीक है। तो देखिए ये जो वॉल है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा है इन दैट डायरेक्शन, ठीक है, नॉर्मली ये प्रोवाइड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब बोल सकते हैं कि ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मत बनाइए खराब हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन में बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड है,
हर जगह नहीं बना रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज ई है, ठीक है, ई है। तो देखिए ये अगर चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ऑब्वियस है वो जाना चाहेगा ऐसे, उसको फोर्स लग रहा होगा ना, ये वॉल के कारण, ये वॉल बेसिकली क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली ये प्रोवाइड कर रहा है, तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो चार्ज क्या होगा, फ्लक्चुएट होगा, यहां से वो फ्लक्चुएट, तो फ्लक्चुएट होगा मतलब कि यहां से वो इतना दूर पे ये बैलेंस हो गया, ठीक है, यहाँ पे आके इक्विलिब्रियम में आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टे रिमेन स्टेड एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल, ठीक है। क्यों हो रहा है, इसका मास होगा इसके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लग रहा होगा, और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा, और इस डायरेक्शन में टेंशन फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में टेंशन फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। वॉल के कारण इसको एक्सपीरियंस फोर्स इसको लग रहा होगा, अगर मान लीजिए इसका चार्ज q है तो इसको q इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ऐसा नहीं डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, हर जगह ई है, ठीक है। तो इस चार्ज को एक एक्सपीरियंस हो रहा होगा फोर्स ड्यू टू वॉल दैट इज QE, एंड नीचे ग्रेविटी लग रहा होगा ना, उसमें भी एक फोर्स आया होगा दैट इज mg, और इस पे एक फोर्स लग रहा होगा टेंशन। तो अब तो सवाल बन जाएगा, यहाँ पे देखिए ये 20 सेंटीमीटर ये थ्रेड का जो लेंथ है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ, और ये जो 10 सेंटीमीटर दे रखा है कि अवे फ्रॉम द वॉल जो है इक्विलिब्रियम पे आ गया, ठीक है, 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वॉल इक्विलिब्रियम पे आ गया। यहाँ पे देखिए इस एंगल को मैंने क्या किया, थीटा। अब ये सवाल आपने बहुत किया होगा, इसको मैं साइड में एक फेजर डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये कितना हम माने, ये थीटा एंगल माने, ठीक है, ये थीटा है, ये थीटा है। तो अब क्या कीजिए, अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम पे है तो बोथ साइड हम लोग इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। अगर ये चार्ज इक्विलिब्रियम पे है तो मैं क्या करूंगा, तो सारे फोर्सेस को मैं बैलेंस कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे T, यहाँ पे देख सकते हैं इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, T का कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन दैट इज T cos थीटा, और y वर्टिकल कंपोनेंट में आप ले लीजिए टेंशन का, तो ये कितना हो जाएगा T sin थीटा। तो अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम पे है इसका मतलब मैं वर्टिकल डायरेक्शन में जो भी फोर्सेस होगा वो बराबर कर देता हूं, और जो भी ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है वो दोनों फोर्सेस को बराबर कर देता हूं। आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा पहले, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूं सर T sin थीटा, जो T sin थीटा इज इक्वल टू mg आ जाएगा, ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया। और दूसरा अगर हॉरिजॉन्टली मैं बैलेंस कराऊंगा तो T cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू QE, ठीक है। तो यहां से T cos थीटा इज इक्वल टू QE आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों को आप डिवाइड कर दो तो टेंशन कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ mg और QE आएगा और थीटा आएगा, जो कि हम लोग को गिवन दिया हुआ क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहां अगर इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा, और यहां पे आ जाएगा mg अपॉन QE, ठीक है। अब देखिए ये tan थीटा का वैल्यू कैसे आएगा, यहां से देखिए इस फिगर में देखिए ये थीटा दिया हुआ है, तो क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आपको परपेंडिकुलर कैसे, देखिए पाइथागोरस इस राइट एंगल ट्राइंगल में, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा पाइथागोरस लगाइएगा, ये डिस्टेंस आपको पता है, ये डिस्टेंस पता है, तो कितना हो जाएगा 400 रूट अंडर 400 माइनस 100 दैट इज 300 रूट 300, और इसको मैं लिख सकता हूं 10 रूट 3, ठीक है, कोई दिक्कत। 400 माइनस 100 कीजिएगा तो 300 रूट अंडर 300 और ये 10 रूट 3 आ जाएगा। अब देखिए यहां से tan थीटा कितना निकल के आ गया, tan थीटा निकल के आ जाएगा ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 10 रूट 3 है, 10 रूट 3 है, और नीचे ये कितना है 10 है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, यहाँ से रूट 3 निकल के आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू रूट 3, ठीक है। अब देखिए
यहां पे आगे देखिए अब ये √3 के बराबर हो गया। इसका मतलब मैं यहां लिख सकता हूं √3 इज इक्वल टू mg अपॉन QE आ गया। अब मुझसे निकलवा क्या रहा है, देखिए Q चार्ज निकलवा रहा होगा ना, यहां पे निकलवा रहा है देन द चार्ज ऑन द पार्टिकल्स विल बी। तो चार्जेस क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे चार्ज को मैं इधर ले आ रहा हूं, अब बस सॉल्व करना है, वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा √3e, ठीक है। अब मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, मास कितना दिया हुआ है, 2 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। मास देखिए यहाँ पे 2 ग्राम दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10 टू दावर 2 इंटू 10 टू दावर -3 हो जाएगा, और ग्रेविटी का वैल्यू 10 दिया हुआ है, ठीक है। नीचे में √3 और ई का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 2 इंटू 10 टू दावर 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर लीजिए 2 इंटू 10 टू दावर 4, तो कितना आ गया देखिए रिजल्ट, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये देखिए, हाँ इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, ये 10 टू दावर -3 और 10 टू दावर 1 ये मिलके हो जाएगा 10 टू दावर -2, एंड नीचे आ जाएगा √3 टाइम्स ऑफ 10 टू दावर 4 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूं, तो वो कितना हो जाएगा 10 टू दावर -6 अपॉन √3, ठीक है। और ये कुलम हो जाएगा ना, चार्ज है बेसिकली, चार्ज क्या, चार्ज का ऐसा यूनिट दैट इज कुलम, ठीक है। यहाँ पे देखिए 10 टू दावर -6 को क्या माइक्रो लिख दूं, तो यहाँ पे देखिए माइक्रो कुलम अपॉन √3 आ गया। तो आप कंपेयर कर लीजिए, देखिए माइक्रो कुलम अपॉन √3, इसका मतलब x को 3 होना पड़ेगा, ठीक है। आंसर मेरा कितना है, Q इज इक्वल टू, मैं यहां पे लिख देता हूं माइक्रो कुलम अपॉन √3, 10 टू दावर -6 आया था ना, उसको मैं माइक्रो लिख लिया। अब ये कंपेयर कर लीजिए आप, माइक्रो कुलम √x से, तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, तो हमारा आंसर यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है, आप क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है, ट्राई कीजिए। देखिए मैं बना देता हूं, एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज हैविंग यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है, चार्ज हैविंग यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना दिया हुआ है, सिग्मा एस दिया हुआ है, पॉजिटिव सिग्मा एस, इज प्लेस्ड ऑन XY प्लेन। अनदर इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज हैविंग यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी that is lambda e is placed at a distance z is equal to 4 meter plane and parallel to y axis. If the magnitude values, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, इसका यूज आएगा, देन एट द पॉइंट 0,02 द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यूज ड्यू टू सीट चार्जेस टू दैट ऑफ द लाइन चार्जेस इज, ठीक है। देखिए क्या है क्वेश्चन में बता रहा हूं, फिगर में पहले ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, ठीक है, फिगर में पहले ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, ये सीट है, ठीक है, सीट है, इसको मैं नीचे ले, ठीक है, ये इनफाइनाइटली सीट है, आपको दिख रहा है ये सीट, ठीक है। इसका चार्ज डेंसिटी कितना दिया हुआ है, सिग्मा एस दिया हुआ है, ओके। अब यहां पे क्या दिया हुआ है, एक वाई जेड एक्सिस पे एक लाइन है, लाइन चार्ज है बेसिकली जेड एक्सिस पे, ठीक है, ये जेड एक्सिस में बना देता हूं। यहां पे एक लाइन चार्ज है,
ठीक है, जो कि पैरेलल है वाई एक्सिस से। यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। एक्स वाई प्लेन में ये इनफाइनाइट सीट है, जो प्लेन सीट है ऑफ चार्ज डेंसिटी हैविंग सिग्मा एस, ठीक है, एक्स वाई में। और ये जेड एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, और जेड एक्सिस का ये कोऑर्डिनेट दे रखा है इसने, कितना दे रखा है, देन एट द पॉइंट 0,0, अच्छा जेड बराबर 4 पे दिया हुआ है, इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0,4 पे रखा गया है। और इस पॉइंट पे पूछा जा रहा है 0,0,2 पे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो क्या होगा, ठीक है। द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू ड्यू टू सीट चार्ज टू द लाइन चार्ज। ये इनफाइनाइटली लाइन चार्ज दिख रहा है और ये सीट चार्ज दिख रहा है, ठीक है, इनफाइनाइटली सीट चार्ज। तो सीट के कारण आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगा क्योंकि पॉजिटिव है, और कितना होगा उसका वैल्यू भी आपको पता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये लाइन चार्ज के कारण कितना होता है, अगर कोई भी लाइन चार्ज है इनफाइनाइटली लार्ज है, ठीक है, इनफाइनाइटली लार्ज है, तो यहाँ पे डिस्टेंस पे मैटर ही नहीं करता है, कोई भी पॉइंट उठा लीजिए, अच्छा इस पे मैटर करता है, उस पे मैटर नहीं करता है, सीट पे। ये तो लाइन चार्ज है तो यहाँ पे आता है 2k, अगर इसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा है तो लैम्डा अपॉन, और ये डिस्टेंस d होता है, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे, मतलब यहाँ पे भी d डिस्टेंस पे, यहाँ पे r डिस्टेंस पे चली जाइए तो ये कितना हो जाएगा 2k, अगर ये r डिस्टेंस है तो 2k अपॉन लैम्डा अपॉन r हो जाएगा यहाँ, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब इसका फॉर्मूला एक्चुअली होता है 2k लैम्डा अपॉन d या r बोल लीजिए, ठीक है, जितना भी डिस्टेंस लीजिएगा। ये क्लियर हो गया। और कोई भी अगर मान लीजिए सीट है, जैसे कि कोई सीट रहता है ना, तो कहीं पे यहाँ पे सीट वाले में क्या चलता है, इसमें डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, इसका वैल्यू जो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही होता है, ठीक है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कहीं भी चले जाइए आप, यहाँ डिस्टेंस पे मैटर ही नहीं कर रहा है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी वैल्यू आया है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, फॉर्मूला में ही डिस्टेंस नहीं है कहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे ये बताइए मुझे, तो इसके कारण, और इसका लैम्डा कितना दिया, लैम्डा ई दिया हुआ है ना, इसका लैम्डा ई दिया हुआ है वैल्यू, ठीक है, ये चार्ज डेंसिटी लैम्डा ई दिया हुआ है, पॉजिटिव में ये भी है। तो देखिए इसके कारण, और ये देखिए ये जो है परपेंडिकुलर होगा, ये वाई एक्सिस में है और ये जेड एक्सिस है, तो आपस में परपेंडिकुलर होगा। और ये डिस्टेंस कितना है, यहां से ओरिजिन से ये डिस्टेंस कितना है, 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये टोटल 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके कारण मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूं, ठीक है, इसके कारण, ये लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, मैं इसको यहाँ 2D में बना देता हूँ, 2D में बनाता हूँ। अगर ये 2 दिया हुआ है और ये इन्फिनिटली लाइन चार्ज है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2k लैम्डा ई चार्ज डेंसिटी अपॉन r, दैट इज 2, ठीक है, दैट इज 2 हो गया, यहाँ पे ये आ जाएगा। तो यहाँ से कैंसिल आउट कीजिए आप, कितना आ जाएगा, k लैम्डा ई आ जाएगा, ठीक है, k लैम्डा ई आ गया, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, दैट इज लाइन चार्ज। मैं EL लिख देता हूँ इसको, ठीक है। और ये जो थिन सीट है और इन्फिनिटली लार्ज है, तो यहाँ पे आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, तो ये जो लाइन है परपेंडिकुलर है, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो E आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सीट आएगा, वो आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वो डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करता है। अब दोनों का रेशियो लेना है, किसके किसके बीच में रेशियो लेना है, सीट चार्ज और लाइन चार्ज, मतलब ES अपॉन E, मुझसे निकलवा रहा है ES अपॉन EL निकलवा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन k लैम्डा ई, ठीक है, k लैम्डा ई, ओके। तो बस अब फॉर्मूला बैठा दिया और जस्ट सॉल्व करना है आपको, k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, लैम्डा ई और सिग्मा का दिया हुआ है हमारा रेशियो, देखिए लैम्डा ई और सिग्मा का रेशियो 2 दिया हुआ है, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करने के लिए जगह बना लेता हूं, तो मैं अभी फिलहाल के लिए रब कर देता हूं, ठीक है। ठीक है, यहां पे देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूं, यहाँ पे सिग्मा क्या है, देखिए सिग्मा है और ये 2 एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा इनटू k लैम्डा, दैट इज लैम्डा ई, ठीक है। यहाँ पे फर्दर देखिए सिग्मा बाय लैम्डा, देखिए कितना दिया हुआ, सिग्मा बाय लैम्डा दैट इज 2, यहाँ पे मैं 2 डायरेक्टली लिख देता हूँ,
यहाँ पे अगर कंफ्यूज हो रहेगा तो मैं ऐसे कर देता हूँ सिग्मा बाय लैम्डा और बाकी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ये आ जाएगा। तो सिग्मा बाय लैम्डा को मैं 2 लिख दिया हूँ और ये कितना आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट और के का वैल्यू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया, ये एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया और ये 2 2 जा 4 या ठीक है 2 2 जा 4 और यहाँ 2 आगे है तो ये 1/1/2 है, 1/1/2 है यहाँ पे जो आया। अब देखिए 1/2 ये ऊपर चला जाएगा, 2 × 2 कितना हो गया, और यहाँ पाई पे है ना, पाई भी आ गया तो यहाँ पे पाई भी था तो ये पाई आ जाएगा। तो आ गया टोटल 4 पाई, ये क्या आ गया ES/EL, ठीक है ES/EL दैट इज 4 पाई और कितना रेशियो कितना दिया हुआ है पाई √n/1, ठीक है। तो इसको मैं इक्वेट कर देता हूं, यहाँ पे और ये किसके बराबर है, ये बराबर है पाई√n/1 इज इक्वल टू 4 पाई बाई 1। तो यहां से देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, √n इज इक्वल टू 4 आ गया, बोथ साइड स्क्वायर करूंगा तो n इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए ये हमारा ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिया, 8 का 8, ठीक है। तो देख लीजिएगा, जो नहीं समझ में आएगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक, थैंक यू।